So in Delhi, if you go outside there, there's a Agrawal sweet. Everyone goes there. वहाँ पे कल अगर चमार स्वीट रहेगा तो आपको लगता है सब लोग जाएंगे. 5% से भी कम इंटरकास्ट मैरिज इस देश में होता है, इवन सिटीज़ में भी. करेक्ट. सो कास्ट तो आपके एवरीडे लाइफ में है. हमारा दलितों का ये सवाल है भारत सरकार और इंडियन स्टेट से, डू यू कंसिडर अस एज अ सिटीजन, डू यू कंसिडर एज अ इक्वल सिटीजन, बिकॉज सोसाइटी डजंट कंसिडर. जो हिंदुस्तान का अफर्मेटिव एक्शन बाकी देशों के अफर्मेटिव एक्शन से अलग नहीं है, wasn't it more forward looking? या केंद्र सरकार में जो नौकरी है और राज्य सरकारों में नौकरी अगर आप देखोगे तो यदि 16% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का है तो किसी भी सरकार ने उस रिजर्वेशन को 16% नहीं भरा. देयरफॉर देयर इज अ बैकलॉग, और उस बैकलॉग को पूरा करने के लिए कोई लॉ नहीं है. अभी ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया, वो ये कहता है कि मोर देन 50% जीएसटी इज कमिंग फ्रॉम वर्किंग क्लासेस. हु इज वर्किंग क्लासेस इन दिस कंट्री? इस देश का वर्किंग क्लास तो इस देश का लोअर कास्ट है, जो आपका पंचर वाला है, जो आपके घर में झाड़ू मार रहा है, जो आपके खेत में मजदूरी कर रहा है, जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है. जाति को आप तभी खत्म कर सकते हैं कि जो बड़ा तबका जाति से पीड़ित है, जो जिसको आप इस देश का बहुजन कहते हो, जब तक उसे आपकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आपका वो नहीं बनता है. आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो? रेंट पे घर लेने से तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार. वो तो सीधा पूछते हैं आपकी जात. आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड हु स्टडीड इन JNU, हिज फादर इज IAS, and his father hired to his caste to get a home after his retirement. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. My guest today is Rahul Sonpimple, Dalit leader and president of the All India Independent Scheduled Caste Association. The Dalit vote and Dalit issues came up in sharp focus during the elections of 2024. For those of you interested in understanding the politics of affirmative action in India, you can see episode 168 with Professor Dilip Mandal. You can even watch this episode with Akash Anand in episode 164. These two were done during the elections. This one with Rahul is being done post-elections, where we shall talk more in detail about the Dalit Samaj, their assertion for identity, from untouchable to Harijan to Bahujan. राहुल जी, ANI पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो आपके बारे में पॉलिटिकल स्फीयर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. आप दलित पॉलिटिक्स का हिस्सा है लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं है. तो थोड़ा अपना परिचय हमारे दर्शकों को और हमारे सुनने वालों को दीजिए, अपना परिचय. तो जैसे आपने कहा कि मेरा जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें ज़्यादा परिचय नहीं है, उसका तो मेरे शुरुआती दौर से भी उसका कारण है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने जिस तरीके से, क्योंकि मैं नागपुर से आता हूँ, और यदि आपको पता होगा तो नागपुर में इस लेस से सेंटर ऑफ अम्बेडकरेट पॉलिटिक्स, जी. जहाँ से बाबा साहब का अपना एक राजनीति रही, एक आंदोलन रहा. उसके बाद में माननीय कांशीराम साहब का बहुत वक्त नागपुर और महाराष्ट्र में खास करके गया, और कई हद तक उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी भी विदर्भ और नागपुर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. तो एक मेरा जो एक जब मैं बड़ा हो रहा था ग्रेजुएशन से, तो एक जो मैं जिस वातावरण में पला बड़ा, तो ये कहा गया कि सोशल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है. यदि आपको राजनीतिक जड़ें मजबूत करना है तो सोशल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है. लोगों के साथ एक काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा इतिहास ऐसा है कि राजनीतिक लेवल पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मोस्टली लेड बाय अपर कास्ट, दे हैव रिसोर्सेस, राइट. तो उन रिसोर्सेज का सामना आप केवल अपने लोगों के से ही कर सकते हो. अगर आपकी तादाद ज़्यादा है, आपका अगर बेस ज़्यादा बड़ा है, तो ही आप सामना कर सकते हो. अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू उस स्थितियों का सामना करना. और इसीलिए मैं जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मैं टीस में मेरा, उसके बाद में MA हुआ दलित एंड ट्राइबल सोशल वर्क, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से. उसके बाद मैंने JNU से MPhil PhD किया है, और वहाँ पे हमने एक अम्बेडकराइज्ड स्टूडेंट मूवमेंट बनाया और उसका पॉलिटिक्स किया. मैं इलेक्शन भी लड़ा था 2016 में, बहुत कम वोटों से हार गया था, दूसरे नंबर पे था, और हमारा नया संगठन था. तो तभी भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान भी और उसके बाद में अभी जब हम ज़मीनी तौर पे काम कर रहे, तो मेरा अभी भी यही मानना है कि हमारी राजनीतिक जड़ें अभी भी बहुत मजबूत इसीलिए नहीं है क्योंकि कई हद तक हम अपने सामाजिक आंदोलन को बहुत महत्व नहीं देते हैं. तो मेरे लिए इसीलिए राजनीति, मेन स्ट्रीम राजनीति जो है वो बहुत अट्रैक्ट नहीं करती है मुझे. ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है कि लोगों के साथ ज़मीनी तौर पे कैसे काम किया जाए, समाज में सामाजिक जड़ों को कैसे और मजबूत किया जाए.
हमारे समाज में बाबा साहब के टाइम पे ही बिलीव्ड कि वी नीड टू हैव आवर ओन सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज दिस कंट्री इज रूल्ड बाय द अपर कास्ट and say they hardly want you to progress, and he has many statement like that. And therefore he believed to have our own autonomous institution, so he formed People's Education Society. Somehow post Ambedkar time that became the silent feature of our movement. हम लोग ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं देते हमारे मूवमेंट में. दलित मूवमेंट की अगर हम या अम्बेडकर मूवमेंट जिसे कहते हैं अगर उसकी बात करें, मेरा मानना है कि, और मैं जिस बैकग्राउंड से खुद भी आता हूँ, मैं एक जहाँ से मैं, और ये कोई इट्स नॉट अ विक्टिम कार्ड बट दिस इज समथिंग बिकॉज मुझे वो फील होता है जहाँ से मैं आता हूँ बहुत गरीबी हमने देखी है, बस्ती झुपड़पट्टी में हम पले बड़े हैं. तो हमने देखा है कि वहाँ पे उस तरह का कोई इंटरवेंशन सामाजिक लेवल पे पहले होते थे, हमारे बड़े होते होते वो बहुत हद तक ख़त्म हो गए. तो जैसे हमारी खुद की स्कूलें होती थी, बहुत कम रिसोर्सेज होती थे, लेकिन हमारे समाज के जो लोग थे वो बाबा साहब से इंस्पायर होकर खुद की स्कूलें खोलते थे ताकि झोपड़पट्टी के गरीब बच्चे या गांव के गरीब बच्चे हमारे स्कूल में जा सके. अच्छा, मैं आई एम द बेनिफिशियरी ऑफ दैट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन. तो मुझे अभी भी महसूस होता है कि उस तरह के इंस्टीट्यूशन का बहुत ज़रूरत है. अब सामाजिक इंटरवेंशन जब कहते हैं, हाँ. तो उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य ये है कि समाज में, जैसे मैंने कहा, कि अपने खुद की इंस्टीट्यूशंस, और जब तक मुझे लगता है कि सिंस दिस इज़ अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, अनलेस एंड अनटिल यू, आपके पास अगर कोई सामाजिक संगठन शेड्यूल कास्ट का है जिसके पास अगर ताकत नहीं है, और अगेन ताकत लोग, तब तक आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट नहीं कर सकते हो. एंड दैट्स बिकॉज तो मुझे लगता है कि एट द एंड वी डोंट हैव एनीथिंग टू निगोशिएट विद द गवर्नमेंट. एट द एंड, एज आई सेड, दिस इज अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. पर आपको ये ऐसे कब लगा, जब आप नागपुर में थे या फिर आप JNU दिल्ली में थे, और अब लग रहा है, मतलब कोई चेंज आपको नज़र आता है अपने में ही? हाँ. एवोल्यूशन चेंज तो बिल्कुल आया है, लेकिन वो चेंज मोरोवर ये नहीं आया कि मुझे लगा है कि जैसे जब BSP का मूवमेंट चलता था, जैसे मैं जब ग्रेजुएशन में था, BA जब मैं नागपुर से कर रहा था, तब BSP के तब कैडर कैंप चलते थे. जैसे मैंने कहा कि BSP महाराष्ट्र में, विदर्भ में और मराठवाड़ा में स्ट्रांग थी, और वहीं पे आपको उनका वोट परसेंट भी ज़्यादा दिखता है, क्योंकि काशीराम जी का कर्मभूमि वहाँ पे है. हाँ, बाबा साहब की भी है, और हाँ, बाबा एक साहब पॉपुलेशन भी ज़्यादा है शेड्यूल कास्ट का. एक अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा है मराठवाड़ा में और विदर्भ में. तो वहाँ पे हम जब उस तरह के कैडर कैंप करते थे, तो हमें अक्सर यही बताया जाता था कि सामाजिक जड़ें जो है वो मजबूत होना ज़रूरी है. तो कैडर कैंप में यही बताया जाता था. ऑल्दो उसके बाद में एक बड़ा नैरेटिव आया जब BSP बहुत इलेक्ट्रोली सक्सेस पाने लगी कि राजनीतिक जो पावर है वो दैट इज़ अ की ऑफ एवरीथिंग. करेक्ट, फॉर चेंज. फॉर अ चेंज, वो की है, विच इज़ ट्रू. उसके बगैर नहीं हो सकता है, विच इज़ ट्रू. बट देन आप ये भी देखते हैं, जब मैं दिल्ली में PhD करने आया, तो वो एक समय था जहाँ पर BSP डिक्लाइन हो रही है. वो एक समय था जहाँ पर महाराष्ट्र में एक जो ऑटोनॉमस अम्बेडकर पॉलिटिक्स है, चाहे वो प्रकाश अम्बेडकर जी का अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या बाकी जो RPI, तो एक तरीके से खत्म हो ही गया, आपको पता है. आइडेंटिटी खत्म हो गई. हाँ. उन स्पेशलाइज्ड पॉलिटिक्स की. तो वो समय था जहाँ पर वो मुझे अंदर से भी महसूस होता था कि क्योंकि जब आप डिक्लाइन पे हो, और वो डिक्लाइन के अलग अलग रीज़न है. हम देखते हैं कि जब BSP पावर में थी, तो इस देश का बहुत प्रोग्रेसिव और सो कॉल्ड राइट विंग मीडिया, दे बोथ क्रिटिसाइज BSP फॉर फॉर वेरी अलग अलग रीजंस के लिए. तो वो कभी BSP के लिए बहुत ये नहीं रहा कोई कि अभी जो सिंपत्ति कोई दिखाता है, उस तरह की सिंपत्ति BSP के लिए कभी नहीं रही जब वो पावर में थे. एंड वी ऑल, देयर आर मेनी अदर रीजन दैट दलित पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसके पास कोई बहुत बड़ा फंड नहीं है, कोई कॉर्पोरेट उन्हें फंड नहीं करता है. देयर कुड बी मेनी रीजन, वी कैन एनालाइज दैट. बट माई थिंग, जैसे आपने मुझे पूछा कि मेरा क्या, तो बुनियादी जो सवाल था वो चेंज नहीं हुआ कि आपकी, क्योंकि सामाजिक जड़ें, और सामाजिक जड़ें का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि लोग, जैसे दिल्ली की अगर आप बात करते हो, दिल्ली में एक जमाने में यहाँ पे BSP की सीट्स जीत के आती थी. दिल्ली में शेड्यूल कास्ट का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो आज आम आदमी पार्टी को मिलता है. लेकिन आपने कभी नहीं सोचा JNU के बाद आम आदमी पार्टी में हिस्सा लेने के लिए, जॉइन द पार्टी? नहीं. आई फाइंड इट देयर पॉलिसी इज क्वाइट, अगेन इफ देर आर अगर मैं उसको अपनी लैंग्वेज में कहूँ, तो जैसे हमारे मूवमेंट में कहा जाता है कि BJP एंड कांग्रेस इज अपर कास्ट लेड वेरी अग्रेसिव काइंड ऑफ पार्टी. कांग्रेस अभी थोड़ा मोल्ड हुई है, लेकिन BJP अभी तक उसका एक जो अपर कास्ट फेस है, जो हमें बार बार दिखता है, चाहे वो संविधान के चेंज करने की बात हो या और भी बातें हो,
तो आम आदमी पार्टी इज काइंड ऑफ अ पार्टी ऑफ अपर का पोलाइट अपर कास्ट। तो लेकिन वो करते वही है। इफ़ यू अच्छा। चेक देयर शेड्यूल कास्ट, दे टॉक अबाउट इकोनॉमी, दे टॉक अबाउट डेवलपमेंट, बट इफ़ यू चेक आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट में शेड्यूल कास्ट सब प्लान का अगर बजट देखोगे तो दे हैव ऑल्सो मिस यूज दैट मनी फॉर द पॉपुलर पॉलिसीज जो राहुल जी, रन एक करते हैं। एक मेरे को लेकिन मैं प्लीज, उनकी हाँ। एक बात मुझे अच्छी लग, जो अगर मैं पॉजिटिव उनके बारे में कहूँ, क्योंकि क्योंकि जिस तरीके से आज देश में शिक्षा और एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एंड समहाउ आपको ये पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाला बच्चा आपके होटल में आपकी प्लेट धोने वाला है, और जो प्राइवेट स्कूल में जाएगा अमीर का बच्चा वो अफसर या कुछ बड़ा करेगा। तो दिस इज जो आप देख के बता सकते हो फ्यूचर क्या होने वाला है। उस समय में आम आदमी पार्टी का इंटरवेंशन इन स्कूल्स, उसका अलग आकलन हो सकता है कि वो कितना अच्छा है बुरा है, बट वो इंटरवेंशन इन स्कूल मेकिंग दिस गवर्नमेंट स्कूल्स मच बेटर, अल्टीमेटली हेल्पिंग दोज एट द लोअर रंग, एंड दे आर मोस्टली दलित्स, आदिवासीज एंड अदर लोअर ओबीसी कम्युनिटीज। ओके। तो मुझे लगता है वो एक उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट है विच वन इज टू अप्रिशिएट, एंड आई पर्टिकुलरली व्हेन आई सी रिपोर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज मैं दिल्ली में काफ़ी लंबे समय तक रहा, जी। और मैं काफ़ी यहाँ पे काफ़ी नहीं लेकिन जितना मैं जानता हूँ दिल्ली की दलित बस्तियाँ है, तो वहाँ पे मैं जब मिलता हूँ हमारे लोगों से, जब आंदोलन में मिलते हैं, सो दे ऑल्सो से कि इट इज़ हेल्पिंग आवर चिल्ड्रन। हाँ, I've read some of your writings, articles, papers. आपने कहा कि भारतीय समाज की रीढ़ है जो कास्ट सिस्टम है, Yes. एंड तो जब आप उसको रीढ़ कहते हैं तो उसको हटाना, कास्टिज्म को हटाना कितना मुश्किल है और क्या कभी हट सकता है? बिकॉज अब आफ्टर 76 years ऑफ इंडिपेंडेंस अभी हम इलेक्शंस में गए हैं एंड इट हैज़ बिकम क्वाइट क्लियर, Yeah. स्पेशली दिल्ली मीडिया के लिए, कि कास्ट इज द डिटर्मिनिंग फैक्टर। यस, नहीं जैसे आपने भी कहा, एंड यू आर एक्चुअली राइट कि ये रीढ़ की हड्डी, जैसे मैं भी कहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम जाति को जब समझते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम की तरह समझते हैं कि चलो अभी तो मैं दलित के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, तो मैं कास्टिस्ट नहीं हूँ। बट मैं कह रहा हूँ कि कास्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिहेवियर, कास्ट इज़ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। जो बाबा साहब की राइटिंग में जी। वो बार बार मोनोपोली, कास्ट, कॉलोनाइजेशन इस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उसका मतलब ही यही है कि कास्ट का केवल एक कल्चरल एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन मटेरियल एस्पेक्ट भी है। सो फॉर इंस्टेंस इफ़ यू लुक एट कास्ट वेरी क्लोजली, गाँव में तो आपको बहुत क्लियरली दिखता है कि कौन क्या काम करेगा, है ना। और कास्ट इज़ नॉट अबाउट, जैसे लोग कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, कि आप लोहार है, मैं कुमार हूँ। इट्स नॉट जस्ट सिंपली इंटरडिपेंडेंस, बट इट इज़ ऑल्सो द कोहर्सिव इंटरडिपेंडेंस। क्योंकि यदि अगर आपने लोहार का काम छोड़ के कोई और काम करे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि कास्ट इज़ नॉट जस्ट सिंपली डिवीजन ऑफ लेबर, बट डिवीजन ऑफ लेबरर्स, एंड दैट इज़ वॉट द इंडियन सोसाइटी को अलग बनाता है। कि अगर डिवीजन ऑफ लेबर केवल होता तो हम बहुत अच्छा फंक्शनल सोसाइटी होते, जहाँ पर मैं अपनी काबिलियत के हिसाब से जैसे अपना यूरोप काम- में होता जैसे था। यूरोप में वी कुड हैव बिकम अ वेरी मॉडर्न, वेल फंक्शनल सोसाइटी, बट दिस इज नॉट केस विथ इंडिया। फॉर इंस्टेंस इफ यू सी, अगर जाति का अगर आप इतिहास देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमेशा रेस्ट्रिक्शन हुआ है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप क्या पहन सकते हैं, क्या नहीं पहन सकते हैं, किससे शादी कर सकते हैं, everything is minutely operated within caste system. So there is nothing human, in caste system. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और उसके कारण जाति का अपना एक इकोनॉमी भी है कि कौन क्या पजेस करेगा, लैंड रखने का अधिकार किसको है। इसीलिए हमारे पास जब लैंड रिफॉर्म की बात हुई तो हमने कहा कि जो ज़मीन जोतेगा उसको ज़मीन मिलेगी, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। अभी भी हम देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ दलित्स आर लैंडलेस इन विलेजेस, एंड देर आर ह्यूज जो लैंड, जो ओबीसी एक बड़ा तबका है, जो ट्रेडिशनल, जिसके जो खास करके कुमार है और इस तरह की जो छोटी छोटी जाति है, जो बुनकर है, वो आज बहुत बुरी स्थिति में है, क्योंकि वो पुराने काम तो उनके हट गए, तो वो ज़मीन भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि जाति की, और वो अब नंबर में बताता है कि इस अभी जो स्टडीज़ जो इन वर्ल्ड इनइक्वलिटी का लैब का रिपोर्ट है, एंड देयर आर मेनी रिपोर्ट्स विच सेज दैट दी इस देश में अराउंड 85% बिलियनरी वेल्थ बिलोंग्स टू अपर कास्ट, राइट। तो 70 साल के लॉज के बावजूद, हाँ, एक्चुअली इट हैज नॉट ट्रांसलेटेड ऑन द ग्राउंड, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव हुआ है, बट वो बदलाव हुआ था एक स्ट्रिक, थोड़ा एक रिजर्वेशन या एक अफर्मेटिव एक्शन को हमने इंट्रोड्यूस करने के बाद, उसको लागू करने के बाद, जो कि हमने बहुत रेडिकल लेवल पे कभी जो नहीं की। हिंदुस्तान का अफर्मेटिव एक्शन बाकी देशों के अफर्मेटिव एक्शन से
अलग नहीं है? Wasn't it more forward looking जो अंबेडकर जी लेके आए थे? it was, but unfortunately if you see the number of reservation since the beginning और जी, अभी तक जी। रिजर्वेशन समझ लीजिए अगर शेड्यूल कास्ट के लिए 16-17% है तो वो 2-3% से ऊपर कभी लागू ही नहीं किया किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। केवल बीजेपी की अगर आज कैसे? लोग इन द सेंस कि अगर समझ लीजिए जो भी सरकारी नौकरियां है हाँ। या केंद्र सरकार में जो नौकरियां है और राज्य सरकारों में नौकरी अगर आप देखोगे तो यदि 16% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का है तो किसी भी सरकार ने उस रिजर्वेशन को 16% नहीं भरा, देयरफॉर देयर इज अ बैकलॉग। हाँ। और ये मैं नहीं कर रहा, गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का, कहते हैं ह्यूज बैकलॉग, और उस बैकलॉग को पूरा करने के लिए कोई लॉ नहीं है। तो उसमें अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर मुझे आपको नहीं लेना, आप शेड्यूल कास्ट व्यक्ति है, नो मैटर आप में कितनी कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन मुझे आपको नहीं लेना बिकॉज वी आर अपर कास्ट मेजोरिटी, हम इस इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हैं एंड वी डोंट वांट एनी वन जो हमको लगता है कि सो कॉल्ड रकस क्रिएट करेगा हमारे लिए या वॉट एवर उनको ऐसे लगता या है। फिर सो दे हैव applications डेवलप ही दिस नहीं है। आइडिया ऑफ नॉट फाउंड सुटेबल, हाँ। राइट। तो आप यूनिवर्सिटी में वो देखते हो, आप अलग अलग सरकारी संस्थानों में देखते हो, और बाद में वो मेरिट का वी कैन डिबेट ऑन मेरिट लॉजिक बट आई डोंट वांट टू गो देयर राइट नाउ। Right. द क्वेश्चन दैट यू आस्क मी दैट हाउ कास्ट कैसे ख़त्म की जा सकती है, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि कास्ट अगर आप केवल बिहेवियरल प्रॉब्लम से ट्रीट करोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वेंड बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग, पर वो भी चाहिए। वो भी ऑब्वियसली दैट इज अ पार्ट ऑफ सिविलिटी इन एनी मॉडर्न सोसाइटी। यू हैव टू बी इनफ सिविक, यू शुड हैव द सिविक सेंस। ठीक है, अब आप उस पे आ जाइए हाँ। कि कैसे हटाएं। हाँ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप उसको केवल बिहेवियरल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करोगे तो नहीं हटा पाओगे। देन देयरफॉर यू हैव टू ट्रीट कास्ट एज अ सिस्टम। देयरफॉर एज आई से दैट जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मॉडर्न इंस्टीट्यूशन। तो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में वो आपको कैसे दिखता है? वो आपको दिखता है कि दैट यू हैव अ कंप्लीट मोनोपोली ऑफ अपर कास्ट ऑन ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो सो कॉल्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो अभी यहाँ पे इसीलिए हम कहते हैं कि कास्ट सिस्टम तो वो एक तो थ्योरी में अगर कहा जाए तो कोई भी सिस्टम को ख़त्म करना है तो रेवोल्यूशन चाहिए। रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है कि आज रेवोल्यूशन हुआ कल सब चेंज, इट्स अ कंप्लीट चेंज, बट वी आर अ डेमोक्रेसी राइट, हियर वी बिलीव इन सो कॉल्ड ग्रेजुअल चेंज। तो धीरे धीरे चेंज होगा। तो अगर धीरे धीरे चेंज होगा तो सब दो चीज़ें मुझे लगता है सरकार ने करनी चाहिए। अवर गवर्नमेंट हैज़ दे रन द कैंपेन फॉर एवरीथिंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फॉर HIV AIDS एंड एवरीथिंग। I haven't seen any government campaign to end the caste. Government have not taken this moral responsibility. Not our political state also, not even our so-called constitutional state. किसी भी पार्टी ने नहीं किया ना अभी तक। They have not run the campaign. Rather, उन्होंने कोई कैंपेन नहीं चलाया कि जाति का उन्मूलन होना चाहिए। हाँ। यानी एक मैं कह रहा हूँ सामाजिक लेवल की पॉलिसी के लिए, जैसे फॉर इंस्टेंस इन यूरोप और इन द वेस्ट, फॉर इंस्टेंस इन द US, यू सी देयर आर डिफरेंट कैंपेन्स टू एंड रेसिज्म। एक्सेप्ट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी ताकत अभी हाल फिलहाल में हम देखते कम हुई है, तो उनके अलावा सरकार ने कभी जिम्मा नहीं लिया कि हम जातिवाद को ख़त्म करें या जाति को ख़त्म करें। फॉरगेट अबाउट जातिवाद, जाति को ख़त्म करें। बट देन क्वेश्चन कि आप जाति को कैसे ख़त्म करेंगे? जाति को आप तभी ख़त्म कर सकते हैं कि जो बड़ा तबका जाति से पीड़ित है, जो जिसको आप इस देश का बहुजन कहते हो, जब तक उसे आपकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आपका वो नहीं बनता है, जो कि आपकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा सो कॉल्ड GST टैक्स आपको दे रहा है। अभी ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया, वो ये कहता है कि मोर देन 50% GST इज कमिंग फ्रॉम वर्किंग क्लासेस। हु इज वर्किंग क्लासेस इन दिस कंट्री? इस देश का वर्किंग क्लास तो इस देश का लोअर कास्ट है, जो आपका पंचर वाला है, जो आपके घर में झाड़ू मार रहा है, जो आपके खेत में मजदूरी कर रहा है, जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, जो आपका गार्ड है। अगेन द लोन का एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था अभी, SBI या गवर्नमेंट जो बैंक्स है वो लोन का आप आंकड़ा देखिए, मेजोरिटी ऑफ लोन गोज टू अपर कास्ट एंड रिच पीपल। और बिजनेस के लिए जब कोई भी लोअर कास्ट व्यक्ति लोन मांगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको अगर चाहिए तो आई कैन सेंड सम डेटा विथ यू, तो जब लोअर कास्ट व्यक्ति अपने और मेरे काफ़ी दोस्त भी है जो चाहते कि वो कुछ अपना काम करे, एंड दे हैव अप्लाइड फॉर सो मेनी टाइम, वेल एजुकेटेड, लेकिन इकोनॉमिकली साउंड नहीं है। मेरे समझ लीजिए मेरे जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़े, नाउ दे वांट टू डू। तो ये डिस्क्रिमिनेशन एट दैट इंस्टीट्यूशन लेवल हो रहा है, आप कह रहे हैं? Yes, the caste has become the part of your modern institutions. For instance, if you check the suicide of Dalit student in IITs or other institution, professor, I have seen this and my friends tells me जो अभी भी PhD कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहे हैं IIT में, they tell me that the एक अपर कास्ट प्रोफेसर के ऊपर एलिगेशन है कि आपके वजह से उसने डिस्क्रिमिनेशन किया, आज सुसाइड हुआ, कल वो प्रोफेसर क्लास ले रहा है। सो लुक एट द कंटेम्प्ट दैट दे हैव फॉर दलित्स। देर इज फॉर इंस्टेंस, अगर आपने कुछ गलत भी नहीं किया बट आपको लग रहा है किंचित आपकी वजह से कुछ हुआ है, तो अगले दिन आप धराशयी हो जाओगे मानसिक तरीके से। दिस इज हाउ वी, इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग राइट, बट एंड इफ यू डोंट हैव अ कंटेम्प्ट, बट हियर आज सुसाइड हुआ है,
कल प्रोफेसर क्लास ले रहा है एंड देन ही इज completely fine with everything and the things are going on. And look at the narratives which are coming from this institution, खास करके दलित स्टूडेंट जो सुसाइड कर रहे हैं. I recently met one of Dalit girl from Delhi IIT and she was telling me the horrible stories that what happened in these institutions. तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कास्ट आपके मॉडर्न इंस्टीट्यूशन का भी पार्ट बना हुआ है विच इज़ रिप्रोड्यूसिंग, सिस्टम हमेशा से रिप्रोड्यूस होता है. फॉर इंस्टेंस gender is not something behavioral problem. For instance, if I am a man, I can be political correct and tell you ma'am I am so nice to you, मैं तो बहुत इक्वलिटी पे बिलीव करता हूँ, बट आप 7-8 बजे के बाद मैं अकेले रास्ते पे नहीं चल पाऊंगी. दिस इज हाउ द जेंडर एज अ सिस्टम वर्क्स. मी बीइंग गुड टू यू इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट. तो मैं कह रहा हूँ कास्ट का भी ऐसा ही है. कास्ट वर्क्स एज अ सिस्टम. You being good to me is not going to help my community as a whole. Maybe it's good for me. Maybe you know. तो लेकिन अगर सिस्टम की बात करना है आपको, तो सिस्टम को आपको रिप्रोड्यूस होने के लिए रोकना पड़ेगा. तो अगर उसको रिप्रोड्यूस होने के लिए आपको रोकना है तो इन मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट जिसको हम कहते हैं, जो कहता है कि जात के आधार पे, जेंडर के आधार पे, धर्म के आधार पे आप किसी के साथ लिंग के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, दैट हैज़ टू वर्क. That is not working the way it should work. So you have been part of an institution, आपने PhD किया है, तो एकेडेमिया में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या आपका कोई निजी एक्सपीरियंस है कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो एकेडेमिया में एंड जनरली इन लाइफ? अगर आप कहीं पे घर रेंट पे लेना चाहते हैं या एनीथिंग दैट यू फील दैट इवन दो यू हैव अ PhD, रेंट पे घर लेने से तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार. वो तो सीधा पूछते हैं आपकी जात. सो आई नो वेजिटेरियनिज्म के बारे में पूछते हैं, आई नो शादीशुदा है कि नहीं पूछते हैं. यू कैन लाई, हाँ, राइट. शादी के बारे में आप लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है. आप किसी के समझ लीजिए. I've heard that and I've also heard religion के बारे में करते हैं. अब कास्ट के बारे में नहीं पूछते. मेरे साथ तो हमेशा हुआ. शहर में भी मेरे साथ दिल्ली में बहुत बार हुआ है. जब मैं यहाँ पे PhD करने के बाद में कुछ समय कुछ काम के लिए तलाश में था या मेरे PhD, तो उस समय में काफ़ी बार हुआ है. जहाँ पे भी मैं गुजरात में रहा हूँ वहाँ पे भी हुआ है, मुंबई में भी हुआ है. तो रेंट देने के लिए तैयार नहीं. हाँ, फिर आपको पहचान से या झूठ बोल के ही वो, अगर इफ़ यू वांट टू लिव इन एटलीस्ट एक सो कॉल्ड ह्यूमन कंडीशन में. फॉर इंस्टेंस अगर आप की झोपड़पट्टी, तो मुझे पता है कि शेड्यूल कास्ट के समाज के ज़्यादा लोग हैं, राइट. तो मुझे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक ऑफिस में जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे घर में वाईफाई चाहिए या व्हेन आई कम बैक सो आई डोंट नीड मच, ताकि मैं कल ऑफिस को अपना काम करके सही से जा सकूँ, तो आपको एक सो कॉल्ड अच्छी कॉलोनी जो मोस्टली, और वो भी रेसिडेंशियल कॉलोनी का डेटा अगर आप देखेंगे तो रिसर्च ये कहता है कि भारत में मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का जो रेसिडेंशियल जो ये है डिवीज़न है वो कास्ट के आधार पर है, नॉट ऑन द क्लास नेसेसरली. कैसे पता लगता है शहरों में, कैसे पता लगता है आपके नेबर कौन है? अगर आपने फ्लैट लिया, आई अंडरस्टैंड ज़मीन, कुछ बस्तियां होती हैं या कुछ विलेजेस होते हैं कि हाँ ये राजपूत विलेज है, हाँ ये दलित विलेज है, वो सब अभी भी है, आई नो. बट शहरों में खासकर ये सोफिस्टिकेटेड एरिया जो कह रहे हैं आप, सो कॉल्ड गुड एरियाज, वहाँ पे कैसे पता लगता है कि आपका नेबर का कास्ट क्या है? आप कभी किसी जो रेंट पे घर देते एजेंट या कभी जो बिल्डर है उनसे बात कीजिए एंड यू आस्क देम कि डू यू गेट अ रिक्वेस्ट दैट डू नॉट गिव हाउस टू दलित्स. मुस्लिम का तो बता ही देगा आपको, दैट इज वेरी क्लियर. देयर आर मेनी स्टडीज ऑन दैट एंड देयर आर रिसर्च स्टडीज ऑन कास्ट आल्सो. एंड देन यू आस्क देम and they will tell you exactly that they get a request. I know in Mumbai one of my relative was thrown out. You know, I know one of my friend who studied in JNU, his father is IS and his father hired to his caste to get a home after his retirement. I'll tell you honestly, जब polite society में सब लोग बैठ के, polite society, sophisticated society में लोग बैठते कहते हाँ कुछ गांव में होता है कि कुएं से पानी नहीं लेने देते, या कुछ स्कूल्स होते हैं गांव में जहाँ पे बच्चों पर अट्रॉसिटीज होते हैं. पर ये जो लेटेंट अट्रॉसिटीज आप कह रहे हैं इवन हर शहर में, भारत में हर शहर में अभी भी प्रैक्टिस होता है. ये मैं नहीं कह रहा, डेटा कह रहा है. there is study, I can cite that study. और आप क्यों समझते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, even those who speak on behalf of the Dalit community, scheduled caste, ऐसे क्यों होता है कि वो नहीं इस इशू को उठाते और अभी तक नहीं उठाया? नहीं, मैं नहीं समझता कि उठाते नहीं है, वो उठाते हैं.
बट नाउ और ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि आपके सवाल का थोड़ा सा मैं घूम के जवाब दूंगा। जी। मैं कहता हूँ कि जैसे अगर सी फॉर इंस्टेंस वी आर अ सोसाइटी वेयर विच इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, राइट? जस्ट इमेजिन टुमारो इफ देयर इज अ पार्टी बाय वीमेन that they think that the men in politics are हमको रिप्रेजेंट सही तरीके से नहीं कर रहे, हमारे इश्यूज नहीं उठा रहे, एंड दे फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड टुमारो वो पॉलिटिकल पार्टी चलती है, वो वोकल है बहुत ज़्यादा, बट नाउ सिंस दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज और दे डोंट हैव इनफ let's say support in that way to run their political party, and they lose all the election, right? Now there are women in other political parties जो मेन के पॉलिटिकल पार्टी में चली गए, और लेकिन वो क्योंकि आदमी की पॉलिटिकल पार्टी है तो वो नहीं चाहते उस वीमेन को उस तरीके से वीमेन की आवाज़ बनने के लिए। दैट्स व्हाट हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। देयर आर दलित पॉलिटिकल पार्टीज, पर वो मेन स्ट्रीम इश्यूज उठाते हैं। या दलित पॉलिटिकल पार्टीज है, बट समहाउ वी एज अ इंडियन स्टेट, एज अ मॉडर्न स्टेट हैवंट टेकन, सोसाइटी तो हमारी एकदम मॉरली फ्रैक्चर्ड सोसाइटी है, बिकॉज अपर कास्ट आर देयर हु डोमिनेट्स to set the rule of a morality in our country, right? But the Prime Minister of this country Huh. for 10 years Yeah. has not been an upper caste Prime Minister. Before that, for 10 years, you had another Prime Minister who was not an upper caste Prime Minister. Before that also, we've had people from the OBC community जो रह चुके हैं, चाहे देवेगौड़ा जी हों and the others also. ऐसे क्यों हैं फिर कि जब हम टॉप लेवल, और अगर आप चीफ मिनिस्टर्स देखें, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो अपर कास्ट कम्युनिटी के नहीं थे. In spite of being from OBC community, in spite of being having a Dalit as a chief minister of the largest state, then the largest state, उत्तर प्रदेश उस टाइम largest था, फिर भी क्यों नहीं affirmative action ground level पे हुआ आज तक? नहीं, आप अगर यूपी की बात करते हैं तो अगर बहन जी के शासन में अगर देखते हैं तो यूपी वॉज द ओनली स्टेट जहाँ पे एट्रोसिटी का सबसे ज़्यादा कन्विक्शन रेट रहा हुआ है। when बहन जी was in power, she distributed land to landless Dalits, and there are many work she has done. If she would have been power again for 20 years, as per the data which speaks with respect to Bahenji and Dalits, she did tremendous work for them. There could be many other things which one can, at a policy level हम अलग बात कर सकते हैं. As far as Modi ji is concerned, I believe कि because जो सवाल है रिजर्वेशन के सवाल है और रिजर्वेशन से जुड़े हुए जाति के सवाल है, आई बिलीव कि दैट हैज़ नॉट बीन द पॉलिटिक्स ऑफ हिज पार्टी ऑल्सो for longer run, or also the organization that he belongs. Although he and I personally, if I because यहाँ पे हम जैसे कहते हैं कि if it is a politics and if BJP and Congress both, the majority of people who holds the key power positions are upper caste still in BJP and Congress also. जब कांग्रेस पावर में थी खास करके तब मेरा ये कहना है, लेकिन जब when पर आप OBC को भी अपर कास्ट गिनते हैं इसमें, है ना? क्योंकि जो OBC is not a social category, it's a constitutional category. अच्छा. You will find many OBCs who have land and they will commit atrocity on Dalits. You will find many OBCs. Okay, so नॉन दलित आप कह रहे हैं फिर basically. OBC जब मैं कह रहा हूँ, जब आप अपर कास्ट कह रहे हैं, आप नॉन दलित कह रहे हैं. Most not necessarily. बहुजन. What will you say? मैं OBC जब बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपने सही सवाल किया कि OBC का बेसिकली वो कंफ्यूजन भी है. You will find few OBC caste in each state, they are affluent enough. And I believe they should not be in the category Especially of OBC. since you're from Maharashtra, I want to ask you about that also. Because you have the Marathas asking. So they should not be in the OBC. I have a clear stand. They should not be included in OBC. Anyway, let me get to Maharashtra later. But आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ कि दलित पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में रही है, फॉर इंस्टेंस सिंस द बिगिनिंग व्हेन इट वाज शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पावर में नहीं रही है, लेकिन वॉट एवर सीट्स दे कुड विन, देयर रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने बहुत ओकल तरीके से आवाज उठाया. इवन व्हेन BSP वाज इन पावर, बहन जी वाज वेरी स्ट्रांग एंड शी डिड व्हाट शी वाज सपोज्ड टू डू एज अ चीफ मिनिस्टर. पूरा कितना करना चाहिए मीन्स मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट शी डिड अ ट्रेमेंडस वर्क. एज आई टोल्ड यू, एट्रोसिटी के केस में शी वॉज वेरी गुड इन दैट, और सबसे ज़्यादा कन्विक्शन रेट एट्रोसिटी में था, और एट्रोसिटी का नंबर भी कम हुआ था. अभी जो नंबर है आपका यूपी में इज हॉरिबल. नॉट जस्ट यूपी, ऑल्सो इन राजस्थान में कांग्रेस वॉज इन पावर, और अभी भी जब BJP भी पावर में, तो वो कम नहीं हुआ है. मेरा ये कहना है कि मैं आपको यही कह रहा हूँ कि नाउ मेजोरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंटेटिव इस इलेक्शन के पहले, अभी का मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, जो रिजर्व सीट से दलित जीत के आते थे ज़्यादातर तो अपर कास्ट लेड पॉलिटिकल पार्टी से जीत के आते हैं. सो नाउ दे समहाउ बिकम द सरप्लस लीडर. आप मुझे एक दलित नेता का, अभी तो कांग्रेस ने खड़गे जी को बनाया जब BJP पावर में थी, उसको पहले नहीं बनाया किसी दलित को उतना बड़ा फेस. लेकिन आप मुझे बताइए इवन BJP में, और हम बहुत उम्मीद करते थे जब व्हेन
Prime Minister comes very strong and he gives very strong statement. We as a Dalit would always hope, अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में बिलीव करें तो हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हमारा चीफ मिनिस्टर वो बहुत स्ट्रांग जब दिखता है हमें तो वो उस तरह से कुछ डिसीजन भी ले. यू टेल मी वन दलित लीडर इन बीजेपी जो आपको लगता है वोकल है. आप मुझे एक का नाम बताइए. किसी पार्टी में भी नहीं. अभी That's तो what I'm saying अभी तो to you. मैं कांग्रेस का कोई ये नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट अभी कांग्रेस ने खड़गे जी को फेस बनाया. अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग. दिस डिबेट विल गो, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस डिबेट विल गो लाइक दिस ओनली, कि वो कांग्रेस कहेगा मेरे पास एक दलित है, वो कहेगा मेरे पास एक आदिवासी है, वो कहेगा मेरे पास एक ओबीसी है. बट अगेन यू आर नॉट ट्रीटिंग सिस्टम एज अ सिस्टम. कास्ट इज अ सिस्टम एज ए सेट. अगर आप उसको, मुझे कोई अगर कोई ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर बनता है, छोड़ दीजिए ओबीसी, और यदि वो कहता है कि हम दलितों का जितना बैकलॉग है पूरा भरेंगे, हम जो है दलितों का जो क्योंकि रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर के कारण कम हुआ है, 1990 से लेकर 2011 का अगर आप आंकड़ा देखते हो तो 20 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां जो एसटी एससी ओबीसी आरक्षण के तहत आती थी वो ख़त्म हो गई है. और उसमें से कम, तो आप देखिए कि इतनी बड़ी नौकरियां जो हमें मिलने वाली थी आरक्षण के, तो वो प्राइवेट सेक्टर आने के ख़त्म हो गई है. कल जाके अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कहता है, इवन मोदी जी भी कहते हैं कि हम रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में देंगे, तो आई ही विल बी रिमेम्बर्ड तो आप बाय आवर कम्युनिटी. सो पाथ ब्रेकिंग स्टेप वुड बी कि आरक्षण जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं. तो कितना होना चाहिए? नहीं, वो तो जैसे हम सरकारी क्षेत्र में पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं. देखिए रिजर्वेशन, अगेन आई एम टेलिंग यू, इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक अस which is based on the caste system, whose economy is based on the caste system, reservation is small negotiation. रिजर्वेशन बहुत छोटा नेगोशिएशन है इतने बड़े तबके के लिए जो इस देश का 80% से ज़्यादा तबका है. क्योंकि आरक्षण बिकेम सच अ बिग थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे अगर बीजेपी आ जाती है और आरक्षण हटा देंगे. इस अफवाह को लेकर काफी बीजेपी केप्ट सेइंग कि नहीं बदलने वाले, कांग्रेस केप्ट सेइंग कि बदलने वाले हैं. अभी तक पुष्टि हुई नहीं है कि क्या आरक्षण हटाने वाले थे कि नहीं, क्या संविधान बदलने वाले थे कि नहीं. लेकिन कहते हैं कि इसका इस बात का जो डर था वो दलित समुदाय में बहुत फैल गया था और उसकी वजह से बीजेपी लॉस्ट अ नंबर ऑफ वोट्स, which is very true. अच्छा. Because I have seen on the ground because now we are working at the ground. जी. I have seen that. Because see Dalit community mostly क्योंकि अभी Ambedkar, you know that is a kind of a prophetic figure for Dalit. जी. Once Ambedkar comes, then Constitution comes. So you cannot separate Ambedkar and Constitution. And this is so interesting to know the community which is lowest of the low in your country. वो बोल रही है कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा रहना चाहिए. एंड देन यू गेट सम लीडर फ्रॉम बीजेपी, इफ नॉट इंटायर, बीजेपी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, ये बात हमें भी पता, यानी मुझे पता है, आपको पता है. लेकिन कुछ नेता जब बाहर आके कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे जब हमको, इसीलिए हमको 400 पार सीटें लानी है. एंड यू नो दैट वर्क. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बट मैं आपको, मैं सी आई बॉदर अबाउट माय कम्युनिटी. नहीं, मैं इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि आरक्षण जो है इट इज अ माइनर थिंग और समथिंग, वेरी स्मॉल नेगोशिएशन दैट वी हैव विद द इंडियन स्टेट. नाउ फॉर इंस्टेंस, बट इट्स मेजर. नो, इट्स नॉट अ मेजर. For instance, you tell me in any democratic state, if you think you are a democratic modern state, so you tell me जो इस देश का 80% लोग है, अगेन आई एम कमिंग, जो आपको रेवेन्यू दे रहा है जीएसटी के थ्रू, है ना, और जो माइन्यूट से, जब आप माइनर कह रहे हैं, लेट मी कम बैक टू इट, मे बी आई एम मिसअंडरस्टैंडिंग इट. आप जब माइनर कह रहे हैं तो यू मीन इट्स अ माइनर रिक्वेस्ट और अ माइनर वेरी स्मॉल नेगोशिएशन, वेरी स्मॉल नेगोशिएशन दैट वी आर, बिकॉज सी इफ यू नो, मेरा तो हमारा दलितों का ये सवाल है भारत सरकार और इंडियन स्टेट से, डू यू कंसिडर अस एज अ सिटीजन, डू यू कंसिडर एज अ इक्वल सिटीजन, बिकॉज सोसाइटी डजंट कंसिडर अस. upper caste doesn't consider, because data says, our everyday reality says that the upper caste do not treat us as equal the way we want, right? Now we want to ask that the Indian state, which is based on the Indian constitution, do you want to consider as a equal? Is this a lived experience, Rahul, ki we are not considered, because I have seen a lot of Dalit literature on this, poems on this, कि मैं invisible हूँ, I don't exist. मेरा जो शरीर है वो सिर्फ आपके श्रम के लिए है. बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ. Is this a lived experience that you feel, or is it because you interact with people who say this? No, see, every Dalit, mostly Dalits who are coming from the working class background, poor background,
they have this experience one or other. Like if I want to tell my story, I can tell you with number of, and this is not just my story. If you sit with the people from my community, जो मेरे दोस्त हैं अभी, जिनकी शादी हो गई है, जो अभी मजदूरी करते हैं, आप उनके साथ बैठोगे तो अभी भी वो बताएंगे आपको, है ना. जैसे आई यूज टू वर्क एज, जो एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन का काम करते, पेंटिंग करते दीवारों को, 7वें 8वें मंजिले पे चढ़ के, सपोर्ट भी नहीं, तो मंदिर आपने घर का जो मंदिर घर होता है वो बना लिया, बनने के बाद में यू डोंट वांट अस टू गो देयर. तो ये कोई सरप्राइज मेरे लिए नहीं है. मे बी व्हेन, जब आपका लास्ट मैंने पॉडकास्ट देखा, जब आपने समदीस का वो जिक्र किया कि वो बिहार में के, सो फॉर अपर कास्ट, पोलाइट अपर कास्ट इज स्पेक्टाकल. कास्ट ऑलवेज दे अंडरस्टैंड कास्ट थ्रू स्पेक्टाकल. It is necessary, Rahul. नो, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट नेसेसरी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, some of us we stay in cities और हम वो insulate हो जाते नहीं, हैं. मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ आपको. मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर अर्बन अपर कास्ट, हाँ, it's मैं कह रहा necessary. हूँ कि फॉर, सो दैट इज हाउ द सिस्टम इज वर्किंग. फॉर यू यू ओनली अंडरस्टैंड कास्ट थ्रू स्पेक्टाकल. You don't want, and that is I how get that. cognitively the upper क्योंकि caste. I have not, देखो ये गाने में ठीक है, पीड़ पर आई जा नहीं रहे, पीड़ पर आई हम नहीं जान सकते नहीं, हैं बिल्कुल. जब तक हम वहां जाके देखते नहीं हैं, उसको महसूस नहीं करते, और फिर भी नहीं हो सकता. Then I agree with you completely. But what I'm trying to say, I'm trying to give the answer of saying कि how do you understand caste? How do I understand caste? I right? understand that. And Yeah, therefore, I get that कि मेरा experience is not a lived experience, आपका है, और मैं कभी I can not understand what you do, but what I can do is what I can support. yeah, what you do. Again, मैं उसको वो भी नहीं कह रहा हूँ. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि how do anyone understand anyone's reality? फॉर इंस्टेंस, यू आर अ वुमन, यू नो, वो आपके एवरीडे रियलिटी है, मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है. बट आई ओनली अंडरस्टैंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन व्हेन देयर इज स्पेक्टाकल ऑफ इट. करेक्ट. अरे कुछ बहुत बड़ा हो गया, किसी महिला के साथ गलत हो गया, वो भी दिल्ली में हुआ, हाँ. तो फिर तो और भी ज़्यादा मेरे आंखें और कान खुल जाएंगे, है ना. आपके बगल के हरियाणा में हुआ तो हो सकता है कि उतना वो बड़ा न्यूज़ नहीं बने आपको, लेकिन दिल्ली में हुआ तो, सो आई एम सेइंग कि जब हायरार्किकल सोसाइटी में जो उस हायरार्की में बड़ा होता है या रिलेटिवली प्रिविलेज होता है, वो हमेशा दूसरों की रियलिटी, जो कमज़ोर तबका है उसकी रियलिटी हमेशा से स्पेक्टेकल से समझता है. जैसे समदीस एक दिल्ली का व्यक्ति है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है या उसका इंटेंशन गलत है, या समदीस जैसे अनेक लोग जो है, मैं नहीं कह रहा उनका इंटेंशन गलत है, बट आई एम सेइंग दिस इज अनदर रियलिटी दैट विच आई बिलीव दैट द अपर कास्ट ऑलवेज अंडरस्टैंड कास्ट थ्रू स्पेक्टेकल. अरे हाँ भाई, अभी जाती है, अभी मैं सपोर्ट करूँगा आरक्षण का. Otherwise, upper caste in post-independent India have developed collective consciousness around caste, right? तो जब भी रिजर्वेशन की बात होगी तभी वो जाति की बात करेगा. अदरवाइज 5% डेटा है आपके देश का, मेट्रोपॉलिटन सिटी का, जो केवल इंटरकास्ट मैरिज होता है. 5% से भी कम इंटरकास्ट मैरिज इस देश में होता है, इवन सिटीज़ में भी. करेक्ट. सो कास्ट तो आपके एवरीडे लाइफ में है. आप अगर, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, इन दिल्ली इफ़ यू गो आउटसाइड देयर इज अग्रवाल स्वीट, एवरीवन गोज देयर. वहाँ पे कल अगर चमार स्वीट रहेगा तो आपको लगता है सब लोग जाएंगे. वी आर अ कास्ट कॉन्शियस सोसाइटी, देयरफॉर आई एम सेइंग देयर आर टू कॉन्शियसनेस. I've seen that 5-star hotels will never run a Dalit food festival. आई डोंट इवन वांट दे रन द दलित फूड फेस्टिवल. आई वांट कि फूड है भाई. क्यों? अभी अगर आप अग्रवाल स्वीट्स कह रहे हो तो फिर क्यों नहीं होना तो मैं कह चाहिए? रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, उस वो भी नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. अच्छा, फिर मुझे आप ये बताइए कि when you talk about the Dalit movement, is it absolutely necessary to be anti-Brahminical, anti-upper caste? क्योंकि Brahminical ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, simply because people say that it's invariably becomes an anti-Brahminical movement. ब्राह्मणिकल और ब्राह्मण में फर्क है, राइट? एज यू I सेड, understand. फॉर इंस्टेंस, बीइंग ब्राह्मणिकल, यू इंडिविजुअली, इफ समवन इज अ ब्राह्मण, The practices of Brahminism. हाँ, फॉर इंस्टेंस आई नो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड, दे आर ब्राह्मण्स एंड दे आर मोर into Dalit movement, you know, but they are few हाँ. than, you know, many of my other Dalit middle class friends. That is also reality. But does that mean that the system has changed? Again, for instance, if I am a man, जी. तो मेरी पार्टनर है, मेरी पार्टनर के लिए तो मैं बहुत इक्वल हूँ, लेकिन अगेन जब वो दुनिया में बाहर जाती है तो सिस्टम उसके लिए वही है, तो उससे उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है. उसका प्रमोशन में जेंडर अगर मैटर करता है, उसके रहने सहने में अगर जेंडर मैटर करता है, तो मेरा उसके साथ बहुत अच्छा होना एक राहत है. राहत के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है ना. तो मैं वही कह रहा हूँ कि दलित मूवमेंट जो है वो एंटी सिस्टम मूवमेंट है. इट्स नॉट एंटी इंडिविजुअल मूवमेंट कि मैं आपके खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं है. इट्स एंटी सिस्टम मूवमेंट. इफ
अगर हम सिस्टम को कमज़ोर करते हैं तो जो निचले तबके की मोबिलिटी और ज़्यादा होगी। सिस्टम को कमज़ोर करने का मतलब ये समझ लीजिए, अभी जैसे आपने वो जेएनयू के बारे में पूछा था कि एकेडमिज्म क्या होता है। जब मैं जेएनयू आया था, आई वाज सरप्राइज कि आप इतना प्रोग्रेसिव होने की बात करते हो, लेफ्ट लिबरल होने की। आप जहाँ पढ़ाते आदिवासी की बात कर रहे हो, आपके सेंटर में एक आदिवासी फैकल्टी नहीं है। इतने साल हो गए, आप किसी को फासिस्ट कह रहे हो, आपके सेंटर में एक आदिवासी फैकल्टी नहीं है, और आप आदिवासी के बारे में किताबें लिख लिख के पूरा अपना ज़िंदगी चला दिए। चटर्जी ने मुखर्जी को रेफ़र किया, मुखर्जी ने बैनर्जी को रेफ़र किया, लेकिन एक आदिवासी फैकल्टी आपके डिपार्टमेंट। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट वन सेंटर इन जेएनयू, दिस वॉज, ये रियलिटी थी। अभी पता नहीं मुझे क्या है, अभी आई एम नॉट अ स्टूडेंट इन जेएनयू। जब मैं गया, जब मूवमेंट चालू कर आंकड़े देखे कि आप सोशल साइंस और साइंस में दोनों में ड्रॉप आउट रेट दलित और आदिवासी ओबीसी बच्चों का ज़्यादा है। हम देख रहे हैं कि फैकल्टीज़ नहीं है दलित आदिवासी ओबीसी सर। आप दोनों जगह बोल रहे हो। साइंस बोल रहा है कि साइंस जनरली कहता है कि हम राइट विंग इंक्लाइंड है, सोशल साइंस सो कॉल्ड लेफ्ट विंग, सीपीएम सीपीआई एंड देन एमएल ओरिएंटेड फैकल्टीज़ जो है अपने आप को मानते हैं, वहाँ पे भी वही हाल है। तो मैं कहने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस, तो ब्राह्मणिकल केवल वो नहीं है जो केवल टीका लगा के, जनेऊ लगा के अपने आप को दिखा रहा है। वो तो मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट आई अप्रिशिएट दैट पर्सन, कि खुलेआम बोल रहा है कि भाई मैं ये हूँ, मैं जनेऊ पहनता हूँ, इस चीज़ को मानता हूँ। बट व्हाट अबाउट दोज अगेन द पोलाइट अपर कास्ट, सो कॉल्ड लिबरल अपर कास्ट, जो शिक्षा में खास करके बड़े तादाद पे बैठे हुए हैं बहुत समय से, उन्होंने क्या किया? दे ऑल्सो हैव प्रैक्टिस द सेम थिंग। नाउ कोई कहेगा कि वो ब्राह्मणिकल, ये ब्राह्मणिकल नहीं है। अगेन देयरफॉर दिस, ये इंस्टीट्यूशन में जाति का जो कब्जा, ये कमज़ोर होना बहुत ज़रूरी है। और एक कमज़ोर आपके और मेरे अकेले बिहेवियर चेंज होने से नहीं होगा। कोई भी चीज़ दुनिया में फोर्स से चेंज होती है। देयरफॉर जब आप रिजर्वेशन को अगर आपने एक पॉलिसी बना के, अगर ऐसा आप बोलते कि नहीं पहले हम दलितों को स्किल देंगे और फिर बाद में आरक्षण देंगे, तो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता। जब वीपी सिंह जी ने कहा कि नहीं ओबीसी आरक्षण इम्प्लीमेंट होगा, आपको, आप अपर कास्ट हो, आपको जो करना है कर लो, तो वो लागू हुआ। वो ऐसे लागू नहीं हुआ, कानूनी रूप से लागू होता है। अगर महिला आरक्षण जो है, आप कितना भी बोल लीजिए, कितने भी मिनिस्टर, कितना भी बड़े बड़े एमपी बोल दीजिए कि भाई हम तो बहुत महिला ये है, बहुत उनके पक्षधर है, लेकिन जब तक वो कानूनी रूप से नहीं लागू होगा, पार्लियामेंट में आपको महिलाओं का नंबर ज़्यादा नहीं दिखेगा। पिछले साल अमेरिका में ये डिबेट चला था, क्योंकि जब यूएस सुप्रीम कोर्ट का हुआ था, जो अफर्मेटिव एक्शन जो हटाया था उन्होंने, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो, तो उसके बाद कॉलेज एडमिशन्स के बारे में बात चली थी, और फिर वो वेस्टर्न सोसाइटी में चली थी। भारत में उसका ट्रेमर नहीं हुआ। मुझे लगा उस वक्त पिछले साल की होगा, यहाँ पे भी ट्रेमर होगा, डिबेट छिड़ जाएगा, लेकिन इंडिया रिमेन्ड इंसुलेटेड कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका? वहाँ का जो पॉजिटिव एक्शन है उससे डिस्क्रिमिनेशन हटा कि नहीं विद रिगार्ड टू पॉजिटिव एक्शन, और फिर यहाँ पर जो है उसका असर, और यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, और ये जो रिजर्वेशन है ये बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए यहाँ पे? नहीं, रिजर्वेशन तो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि, और पहली बात तो रिजर्वेशन बढ़ाने से पहले सबसे पहला जो सरकारी क्षेत्र में बैकलॉग है एससी एसटी ओबीसी का, जो सरकार मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम नहीं कह रहे, ये संविधान ने माना हुआ है, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, आज की सरकार भी नहीं कर रही है, पहले की भी सरकार ने नहीं किया, उनके समय भी बैकलॉग था। तो वो तो बैकलॉग पहले भरना चाहिए, उसके बाद में रिजर्वेशन आपको बढ़ाना होगा। रिजर्वेशन इसीलिए बढ़ाना होगा क्योंकि इस देश में जो पॉपुलेशन, एक तो पॉपुलेशन हमारा बढ़ा हुआ है, केवल अभी 17% नहीं रहा। अगर आप कास्ट सेंसस करोगे तो हमारा पॉपुलेशन अराउंड 20% से ज़्यादा है इस देश में। ओबीसी का आप कहते हो 50%, मंडल कमीशन 51%, वो उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है तो रिजर्वेशन भी उसके हिसाब से हमें मिलना चाहिए। एंड दैट इज़ अगेन दैट्स अ स्मॉल निगोशिएशन दैट वी हैव विद द स्टेट, कि हमारी जितनी संख्या है उसके हिसाब से आप हमको प्रतिनिधित्व दीजिए। वो इसलिए भी दीजिए क्योंकि जो लोग हैं, जो इस देश का अपर कास्ट है, जो हार्डली 15% 10% के बीच में है, वो अराउंड 80-90% सीटों के ऊपर मोनोप्लाइज करके बैठा है। उसको आप उस स्पेस को डेमोक्रेटाइज कीजिए, तो बढ़ना ज़रूरी है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि अमेरिका और इसका क्या, तो हम तो देखते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका बहुत इगलिटेरियन सोसाइटी है, सब कुछ वहाँ बदल गया, बट द गुड थिंग इज़ अबाउट अमेरिका दैट दे हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ whites who support affirmative action. Therefore, you don't see much clash of it. Right? There are some right हुआ था, but even in America, that did not become the bigger movement. For instance, in America, the Black Lives Matter becomes the bigger movement, right?
पूरा मीडिया से लेके वो दुनिया तक आपके यहाँ के क्रिकेटर भी ब्लैक लाइव्स मैटर करने लग जाते हैं। पर फिर वो डिस्क्रेडिट हो गया नहीं, वो अलग बात है, हाँ। बट आई एम सेइंग एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ अ कैंपेन, एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हाँ। यू हैव अ ह्यूज लॉबी ऑफ वाइट लिबरल्स, इफ यू से दैट, एंड द यूनिवर्सिटी इज बेसिकली, अगर आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी देखोगे कंप्लीटली तो कंप्लीटली वाइट लिबरल्स का एक अपना ये है, जिसमें वो रेशियल जो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग, और वहाँ पे जब सेंसस होता है तो वहाँ पे रेस को गिना जाता है कि कौन कौन से पद पर है, किसकी कितनी संख्या है, यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर किस रेस से है। इस बात का खुलेआम डिबेट होता है, और ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जो उसको जस्टिफाई करते हैं कि जो जिनको रिप्रेजेंट नहीं मिला है उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। भारत में उल्टा है। भारत में आज़ादी के बाद, जैसे मैंने कहा कि अपर कास्ट इज दे ओन द मीडिया, दे ओन दिस नॉलेज इंडस्ट्री, दे हैव क्रिएटेड द नेगेटिव डिस्कोर्स अराउंड अफर्मेटिव एक्शन, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ अपर कास्ट एंग्जाइटी ऑल्सो, यू नो। सो वो कि वो प्रिविलेज हट जाएगा और उसके अराउंड उसने मिथ क्रिएट किया। फॉर इंस्टेंस व्हेन दे से पॉपुलर आर्गुमेंट, तुम लोग तो सरकारी जमाई हो। मेरे दोस्त मुझे कहते थे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर AIEEE देन इन 12th स्टैंडर्ड के वक्त में, तो तुमको, अरे तेरे को क्या, तू सरकारी जमाई, तेरे को तो मिल जाएगा। तो ये मेरा नहीं, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस। तो लेकिन अगर वो डेटा देखेगा तो डेटा ये नहीं कहता है, हमारा हार्डली जो 16% भी आरक्षण है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और अगर इम्प्लीमेंट हुआ, हम कॉलेज में गए तो वो टीचर हमें जानबूझ के कम मार्क देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये थोड़ा सर का स्टडी कहता है जो आपकी UGC के एक्स चेयरमैन रहे हुए। वो ये कहते कि प्राइवेट सेक्टर में आपका सेम क्रेडेंशियल है, मेरा सेम क्रेडेंशियल, लेकिन क्योंकि आप अपर कास्ट हो, मैं दलित हूँ, एक ही जगह अप्लाई किया आपने, लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल आता है, मेरे को नहीं आता है। एंड दिस इज नॉट मी हु इज सेइंग, दिस आर स्टडीज, सोशियोलॉजिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, वो लेट मी जस्ट तो मैं प्ले डेविल्स एडवोकेट। जब हम एप्लीकेशन देते हैं, सरकारी जॉब में कास्ट मेंशन होता है, हाँ। ठीक है, पर प्राइवेट सेक्टर में आप कास्ट मेंशन नहीं करते हैं। इन इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर मोस्टली अपर कास्ट हु आर बेनिफिशियरी ऑफ सो कॉल्ड डाइवर्सिटी पॉलिसी इन US ऑल्सो, अगर उनको यहाँ पे इंडिया में रिक्रूटमेंट के लिए भेजा जाएगा तो वो अपने नेटवर्क्स में, हाँ, दुनिया में थ्योरी तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक इंसीडियस अंडर द ग्राउंड and intentional also, intentional, because it's not me who is saying. If you read this study by again Sukhdev Thorat, who was UGC ex-chairman, and there are other sociologists and political economists who are saying this, that अगर मुझे आपकी जाति पता करनी है तो it's not very difficult, ओके, right? वो पता चल जाएगा। उसमें मैं आप तो दैट इज, अगर मेरा कोई मैल इंटेंशन है, हाँ, कि मैं अपने संगठन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिस में, अपने बिल्डिंग में, इफ आई एम अ बिल्डर, अपने बिल्डिंग में अगर मैं नहीं रखना चाहती, तो ये मानसिकता होनी चाहिए, मतलब देन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज देयर इन अस, it's not systemic, but it is a mental block. It is both. It is there as a objective reality out there, and it is also the part of upper caste cognitive balance, that they maintain caste like this. For instance, they will say, तो इसको कैसे हटाए राहुल? अब यू आर सेइंग कि है, तो फिर आप कह रहे हो कि स्कूल से हटाएं, सिस्टम से हटाएं, कैसे हटाएं? नहीं, ये तभी हट सकता है when at least I believe कि when there is at least at the level of material reality पे, जब आप अगर ये, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बड़े तबके को आप, जैसे फॉर इंस्टेंस अभी अगर दलितों में एक छोटा सेक्शन जो है वो आगे आया हुआ है, बराबर है, यानी वो पढ़ा लिखा आगे आया, तब तो अभी कुछ अपर कास्ट को लग रहा है कि हाँ भाई, नहीं, हम जो सोचते थे ऐसा नहीं है। जैसे बहुत अपर कास्ट को बचपन से बताया जाता कि दलितों के पास आरक्षण है तो मेरिट नहीं है। अभी आपको अचानक पता चल जाता है, जैसे आई नो सम ऑफ माई, फॉर इंस्टेंस इन माई सिटी द बेस्ट सर्जन इज अ दलित, राइट, एंड मेनी पीपल ऑल्सो नो दैट ही इज दलित, बट जस्ट बिकॉज ही इज अ गुड, they also go to him, right? Because he's a best surgeon. ये जान माल का सवाल है। Exactly. तो जाएगी। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो थोड़ा ना पूछते हैं बिल्कुल, तो ये उस तरीके से धीरे धीरे कुछ चीजें बदलाव हो रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप बड़े तबके को अगर आप वही प्रीमोडियल सिस्टम में रखना चाहते हो, इकोनॉमी में, सोशल सिस्टम में, तो जो एक छोटा तबका है जो राज कर रहा है, फॉर हिम ही इज अ पावर, व्हाई डू आई वांट टू लिव माय पावर? फॉर इंस्टेंस, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन फेमिनिज्म ऑल्सो, व्हेन वी यूज्ड टू डिबेट इन द यूनिवर्सिटी, माय स्टैंड यूज्ड टू बी लाइक दिस, फेमिनिज्म और एनी वीमेन मूवमेंट शुड नॉट टू चेंज अ मैन। अगर आप पावरफुल नहीं बनोगे, मैं चेंज नहीं होगा। नथिंग इज बेसिकली अबाउट, बहुत कम लोग होंगे जो अपने सही चिंता से चेंज होंगे। जिंदगी में बदलाव
शक्ति से होता है, पावर से होता है। जब अगर मुझे शक्ति से होता है, पावर से होता है, तो फिर ऐसे क्यों है कि दलित कम्युनिटी के इतने पॉलिटिशियंस ऊपर नहीं आए? एक तो आपने कहा इकोनॉमी की वजह से कि जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पॉलिटिक्स में जाना, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में जाना मुश्किल है। एक तो वो है। हाँ, इज दैट द इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करना। इंडिपेंडेंट? नहीं, मैं पॉलिटिकल नहीं, दलित पार्टीज पॉलिटिकल की लीडर तो है, दलित कितने हैं? नहीं, मैं हार्डली, कहता हूँ कि वो लेकिन सरप्लस लीडर्स है। आई कॉल देम सरप्लस लीडर। क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में आ नहीं, जाते हैं, बिकॉज मेन फॉर स्ट्रीम इंस्टेंस इश्यूज। यू सी इन द एट्रोसिटी केसेस, आई वाज ऑन वन मीडिया चैनल। वो वहाँ पे जब भी मैं ये पैटर्न देखता हूँ, जब एट्रोसिटी होती है और वो बड़ी बन जाती है, हर पार्टी अपने एक दलित नेता को भेजती है। तब तक वो दलित नेता कहीं दिखता नहीं। हर पार्टी, नॉट जस्ट बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, एवरीवन। और जब इकोनॉमी की बात होगी तो आप किसी अपर कास्ट को भेजोगे। वाई कांट यू टेल मी, वाई कांट दलित बिकम अ फाइनेंस मिनिस्टर? वाई कैन ओनली दलित बिकम अ सोशल जस्टिस मिनिस्टर? But we had Ramnath Kovind as president. No, see again, even Congress had a Dalit president, Yeah. right? Huh. What? So you know, see, if I want to ask you, you know what is the role of president in our country, right? I'm not crediting that position, but what I'm trying to say, we know actual politics कहाँ पर होती है, who takes a decision and how it happens, how does the parliamentary democracy work. But do you think that a decision, a finance decision, would That is be again the political क्योंकि correctness. you had a Chidambaram and a Pranab Mukherjee Brahmins as finance minister. Then you have a Nirmala Sitaraman who's also a Brahmin. So because they are Brahmins and they're finance ministers, they'll take anti-Dalit decisions as far as No, more than anti-Dalit, they take a decision in favor of upper caste. And that goes against the anti-Dalit. For instance, if you know you're more than 90% economy is informal economy, right? So in that informal economy, the majorly Dalit, Adivasi, lower OBCs, they are employed in farms, landless laborer. And in cities, they are employed in so-called MSME, in small sector industries, and in the informal economy, आपके कपड़े की दुकान से लेके आपकी ये सब जगहों पे. Tell me one single law that any government has brought to reform this position, to reform their economic position. Forget about caste. Just become a blind about caste. But just कैसे forget about caste? क्योंकि No, आप I'm तो saying कह रहे हो कि- कि caste की वजह से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे अगर- finance ministers जो हैं जो and I forgot Mr. Jaitley was also a Brahmin Yeah. and Yeah. finance minister. तो आप कह रहे हो subsequent finance ministers हमारे country में हाँ. पहले तो मैं जाऊंगी नहीं, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी अपर कास्ट के थे, ब्राह्मण थे। तो आप अगर कह रहे हैं कि डिसीजंस विच आर टेकन और वो मैल इंटेंशन से नहीं होता, इट इज कंडीशनिंग, आप कह रहे हैं इन मेनी केसेस की कंडीशनिंग है। State is reproducing caste. This is how the so-called तो Indian फिर political टोकनिज्म state. इज नेसेसरी ना। तो आप कह रहे हैं, अगर आप सपोज आप हाइपोथेटिकली कह देते हैं कि मोदी जी जो है कैबिनेट रीशफल 2 साल में कर देते हैं या 3 साल में कर देते हैं और एक दलित फाइनेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, फिर आप कहोगे कि ये टोकनिज्म है? You're right. लेकिन मैं उसको टोकनिज्म नहीं कहूँगा। इसके पहले ही मैंने आपको कहा, अगर कोई ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर है, फॉर इंस्टेंस वीपी सिंह वाज नॉट ओबीसी, राइट? हाँ, He was Upper caste, ठाकुर. upper caste था, हाँ. but we remember him fondly. That's what I was trying to say. बट उनको जो वोट दे रहे थे, आई माई सेल्फ हैव कवर्ड हिज इलेक्शन, और जब मैं उनके साथ जब मैं कवरेज कर रही थी, तो जब मैं लोगों से, जब वो चल गए तो मैंने उनसे पूछा कि आप वीपी सिंह को क्यों वोट दे रहे हैं? माई प्रिजम्पशन वॉज बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। वो भी ठाकुर, हम भी ठाकुर, हम वोट दे रहे हैं। नहीं, वो तो होगा ही, ठाकुरों ने वोट किया होगा, बट फॉर इंस्टेंस हो सकता है उस वक्त ओबीसी का उस तरह का जो एक कॉन्शियसनेस था वो नहीं, जो आज है। नाउ द पॉलिटिक्स जिस तरीके से वो नहीं था, लेकिन दलित का पोस्टमंडल consciousness है। हुआ था। हाँ। अभी क्योंकि हम पढ़े लिखे, हमको पता है कि किसने क्या किया, तो वी विल ऑलवेज फॉन्डली रिमेंबर हिम कि भाई इस व्यक्ति ने, इस नेता ने ये बहुत ताकत से इम्प्लीमेंट किया था, बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, है ना। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो कहा कि टोकनिज्म तो हो ही रहा है, मैं इसीलिए आई डोंट हैव मच अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बाय लोअर कास्ट आउटसाइड देयर, और वहाँ से जो लीडरशिप नहीं निकलती तब तक टोकनिज्म का ही चल रहा है। सो फॉर इंस्टेंस वी आर टॉकिंग इन द अब्सेंस ऑफ हैविंग एनी स्ट्रॉन्ग बिगर मूवमेंट आउटसाइड देयर, राइट? वी आर टॉकिंग इन द अब्सेंस ऑफ एनी प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन। सो एट द एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हमारे नेता एक तरीके से टोकन बन ही जाते हैं, बट मैं कह रहा हूँ अगर टोकन बनते भी है उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, तो आप वो सो कॉल्ड पॉलिटिकल करेक्टनेस को साथ में लेते हुए एटलीस्ट ये कह दो कि भाई हम एक दलित के द्वारा दलित से अच्छा काम करवाएंगे। आप दलित के द्वारा केवल एट्रोसिटी को जस्टिफाई मत कराओ, आदिवासी को आप प्रेसिडेंट बना के किसी जंगल को काटने का आप जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते हो, है ना।
आप दलित को अपने पार्टी का स्पोक्स पर्सन एक कम समय में के लिए या चीफ मिनिस्टर बना के आप दलितों के एट्रोसिटी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो. नहीं, आई एम Right? नॉट सेइंग जस्टिफाई अट्रॉसिटी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक जस्टिफाई इन द सेंस कि आप उस वक्त उनको याद आती है हाँ, आपको. टोकनिज्म मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप टोकनिज्म के जरिए ही किसी विद दैट इंटेंशन Yeah. ऑफ टोकनिज्म किसी को आपने किसी दलित को या किसी ओबीसी को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया या किसी ट्राइबल को Finance चीफ minister. मिनिस्टर बनाया, कम से कम उनके जो क्योंकि उनकी मानसिकता है टू हेल्प देयर ओन कम्युनिटी, Yeah. तो हो सकता है कि उस टोकनिज्म की वजह से ही फायदा वो हो जाए. फायदा मैं होगा. बिल्कुल उस बात को मान रहा हूँ. हाँ, बिल्कुल okay. वो ठीक है. एक्सीडेंटल थिंग्स है. हाँ. बट दीज आर नॉट गोइंग टू लीड टू रेडिकल चेंजेस. फॉर इंस्टेंस, वाई सर? क्योंकि अगर आपने for ट्राइबल को instance- चीफ मिनिस्टर बनाया हाँ. तो हो सकता है कि वो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्राइबल्स को प्रिंसिपल्स बना देंगे. This is a case what happened in Punjab when Mr. जो दलित चीफ मिनिस्टर थे हाँ, अपने, चन्नी. What happened? For instance, in Punjab. बहुत शॉर्ट No, but whatever. In short time also he could have done some bigger thing. For instance, in Punjab, the data says that in Punjab is a state जहाँ पे दलितों में सबसे ज़्यादा लैंडलेसनेस है. He could have taken a small वही आप मायावती को आज के तारीख में वी नो द सो कॉल्ड मीडिया क्रिटिसाइज. बीइंग अ दलित आई नो दैट व्हेन शी वाज इन पावर शी डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड आल्सो एंड घर भी दिए गए. साथ ही साथ आप कन्विक्शन रेट की बात कर रहे थे. एट्रोसिटी कन्विक्शन रेट भी. हाँ, उसके बारे में भी बताइए, बिकॉज आई सॉ योर रिपोर्ट, आई मीन व्हाट यू हैड रिटन अबाउट दिस. सी इफ आई एम अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ ठाकुर और भूमियार और मराठा, how does it works? It works like this, that I give you security, and what is that security is basically I maintain your impunity. I am from Maharashtra and I can tell you in the cases of atrocity in Maharashtra, specifically in Marathwada region, जी. the illiterate Maratha have access somehow direct to the RR Patil then. In the cases of atrocity, heinous atrocities, saying कि गाँव की बात गाँव में रहनी चाहिए, गाँव का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, right? This is how the network works, and therefore they want their caste leader to be there, and because they get a impunity, and to have that impunity, then you need the thanedar from your community. You need even the local judges. You look at that in atrocity cases, how does the local judiciary react? You know in the case of Bhavri Devi case, लोकल जुडिशरी का क्या जजमेंट था, आपने पढ़ा है जजमेंट? इट्स अ हॉरिबल जजमेंट, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कि ये सी वी आर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट. We are a political state, and in the political state the caste matters है ना, वो एकदम खुले हम सबके सामने है ना. what we want that you have a less political state and more constitutional state. And when I'm saying this, exactly what I'm trying to say, that if the constitution guarantees equality for everyone, the government or the state needs to practice that. Rather what government is doing is practicing द पॉलिटिकल स्टेट. व्हाट इज़ दैट? आपकी इतनी संख्या है ना, तो मैं उसके हिसाब से बिहेव करूँगा. मैं गवर्नमेंट में हूँ, क्योंकि मैं लैंडलेस को लैंड नहीं दे सकता, क्योंकि लैंड ओनिंग कम्युनिटीज़ की संख्या ज़्यादा है, तो वो नाराज़ हो जाएगी. तो इवन चन्नी कुड नॉट डे टू डू दैट, बिकॉज ही नो कि जाट नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं दलितों को ज़मीन दूंगा. सेम विद एनी ट्राइबल मिनिस्टर, फॉर इंस्टेंस इन उड़ीसा. आई एम नॉट सेइंग ही इज डूइंग गुड, बिकॉज अभी तो बने हैं, बट इन मेनी अदर केसेस. And again, this is not binary between BJP and Congress. I am saying this is across the political parties, even in left political parties. The most of the Dalit leader, Adivasi leader were surplus leader. Even for instance, now कोई कह सकता है कि अभी आप कह सकते हो कि दलित चीफ मिनिस्टर बना, कोई यादव चीफ मिनिस्टर बना, but again they might do some small changes. But इतना ऑपरेशन है. आप उड़ीसा का डेटा देखिए, उड़ीसा में कितना मल न्यूट्रिशन है आदिवासियों में. यानी डेटा हेल्थ आपका WHO का रिपोर्ट है, कहता है कि माँ बच्चे को जन्म देने के बाद में बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है, बच्चा कुपोषण से मर जाता है. ये वो नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशंस जो नैकडोर है, उसने कहा कि 49% ऑफ दलित चिल्ड्रन इन हरियाणा वर malnourished. और NFHS का रिपोर्ट भी है दैट हायर malnutrition is there among Dalit and Adivasi children. Is this because of poverty only, and is it because also कि ये जो free food grains है, that is not that's not about giving just free food. Malnourishment उससे भी हो रहा है, because खाना तो मिल रहा है but पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है. तो इसको how can this be changed? What do you suggest? I believe that if you look at the tribal food practices
or the mostly local community food practices, I'm not saying they were very good, but at least they could have, they could understand कि इससे हमको क्या मिलेगा. हाँ. So for instance, when you see कि एक इन्फ्लेशन हो रहा है, जैसे अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो पता नहीं आपके दर्शक क्या कहेंगे. आई रिमेंबर व्हाट माय मदर सेड वंस कि हम लोग और मेरे एरिया में जनरली वी यूज्ड टू ईट बीफ, और तब बीफ मिलता था. कि आप दाल इतनी है कि हम 5 भाई है तो दाल उतनी नहीं बन पाएगी, और उतना दाल अगर फिर बहुत पानी डालना पड़ेगा. लेकिन बीफ का ऐसा है कि उसको अगर आप आधा 1 किलो भी 2 किलो भी लाएंगे 5 भाइयों में, जो कि सस्ती है, और वो बॉईल करके अगर उसका आपने जो पानी सूप भी है, दैट इज ऑल्सो. तो माई मदर वुड से कि मेरे बच्चे कमज़ोर नहीं रहने चाहिए, तो शी वुड मेक श्योर कि, या मेरे फादर भी, कि हमको वो मिले. नाउ देयर आर मेनी लोकल प्रैक्टिसेस, एंड हियर नाउ यू हैव more than political fascism, what dangerous I find this food fascism, which comes from this urban elite, this entire vegan concept, which goes very well with the capitalism, which goes very well with the present regime also, who talks about being vegetarian, right? कि आप एक मछुआरे को कह रहे हो जिसकी पूरी ज़िंदगी मछली पकड़ना, खाना, बेचने का है, उसको आप कह रहे हो कि आप अपनी फूड प्रैक्टिस चेंज करो क्योंकि वो धर्म के लिए सही नहीं है. And this is what is happening at the ground level also. गवर्नमेंट कह रही है कि हम हमारे बच्चों को दाल, अगर पौष्टिक आहार पूरी तरीके से दाल से प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है तो हम उसमें अंडा भी देंगे, है ना. हम उसमें थोड़ा चिकन भी, अगर हो सकता है तो चिकन भी देंगे. कोई अगर आप शहर में आप अगर सब्सिडीज़ दे सकते हो, कि आप ये कह सकते हो कि महिलाओं को ट्रेन में, कोई भी महिला हो, अमीर हो गरीब हो, उसको ट्रेन फ्री है, बस फ्री है. आप वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि किसी को चिकन की ज़रूरत है, किसी को और भी किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं नहीं कह रहा हूँ चिकन ही, कोई वेजिटेरियन चीज़ से भी अगर हो सकता है कि उसको वो आहार मिले, तो आपने वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए. बट अगेन एज आई सेड, वी आर अ पॉलिटिकल स्टेट, वी आर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट. जहाँ पे हमको ये लगता है कि यहाँ पर आदिवासी वोट मिलेगा, तब हम बार बार जिक्र करें कि हमारा प्रेसिडेंट आदिवासी है. लेकिन हम ये नहीं बताएं कि उसी प्रेसिडेंट की आदिवासी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा मलनरिस्ट है आपके देश में. वाई डोंट वी रेफर दिस? एंड इवन नॉट जस्ट अबाउट वन, अभी जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में उसके बारे में नहीं, इवन बिफोर दैट ऑल्सो दे वुड से कि वी हैव अ दलित प्रेसिडेंट, बट दे वुड नेवर अटर, देयर लीडर वुड नेवर अटर कि यू सी इन योर ओन स्टेट, हरियाणा जब आपका राज था, राजस्थान में अलग, वहाँ पे इतनी एट्रोसिटी हो रही है कि थानेदार के एट्रोसिटी की केस दर्ज करने के लिए तैयार नहीं. आप ये इसका जिक्र नहीं कर रहे हो कि आपकी सरकारी रिपोर्ट कहती है कि रोज एक दलित को मारा जाता है, दलित वुमेन का रेप होता है. ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि रोज दलितों पर एट्रोसिटी, तो रोज रेप होता है, रोज वो मरते हैं. और आपने अभी जो आंकड़ा बताया कि मल न्यूट्रिशन का, तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगेन, एंड इन दिस पॉलिटिकल स्टेट देयर इज नो सिविलिटी. Our political state does not have a civility. They only care about power, and this power is completely obscene. There is no morality, and there is what again in Buddhism we call karuna. I don't see that. इसीलिए आपको आदिवासी तभी याद आता है जब पॉलिटिकल नंबर, और विच इज़ हो सकता है कि एक पॉलिटिकल इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी के लिए सही भी हो, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, वो फुलफिल होता हो. बट अगेन एज यू सेड, इट इज़ नॉट गोइंग बियॉन्ड द रिप्रेजेंटेशन. कैन यू टेल मी नाउ द कनेक्शन बिटवीन, आपने बुद्धिज्म का जिक्र किया, बिटवीन द दलित मूवमेंट एंड बुद्धिज्म. आई मीन, लेट, इफ यू वांट टू कनेक्ट इट विद अंबेडकर जी, फाइन, बट फॉर द करंट जनरेशन, फॉर द यंगस्टर्स टुडे, how does it work? How does it connect for young Dalits? Oh, it's spreading really well. Ji. Among Dalits specifically, and also among some lower OBC community. Ji. They are actually moving toward Buddhism. And this anti-conversion law, more than I find it against Muslims or Islam, is against Buddhism. Because most of the massive open conversion are happening in Buddhism. For instance, in Delhi, जो हुआ, जिसके ऊपर बहुत बवाल हुआ, और हमारे जो ये जो नियो बुद्धिज्म है, हाँ. तो एंड तो जब आप नियो बुद्धिज्म, जब एक युवा नियो बुद्धिस्ट बन जाता है, बुद्धिज्म अडॉप्ट करता है, डज ही स्टॉप बीइंग अ हिंदू देन? मोस्टली, एटलीस्ट आइडियोलॉजिकली. फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि रिलीजियसली ना भी हो, इन द सेंस कि जैसे हमारे स्टेट में आई बीइंग अ न्यू बुद्धिस्ट, आई डोंट लूज माई रिजर्वेशन, राइट. हो सकता है बहुत स्टेट में, स्टेट का अपना ये होता हो कि अगर आप बुद्धिस्ट हो तो हो सकता है, आप हिंदू दलित नहीं हो तो हो सकता है आपके वो रिजर्वेशन में कुछ तकलीफ आए. मे बी दैट फियर इज ऑल्सो देयर एज फार एज आई नो. तो लेकिन आइडियोलॉजिकल जब वो कोई चेंज होता है, सबसे बड़ा बदल तो उसमें ये होता है कि आपको ये बताया गया कि देयर इज़ अ गॉड हु डज नॉट लव यू. God, if I am not able to enter in your temple,
if I am not allowed, so the explanation has been given कि आपने पुराने जन्म में कुछ पाप किए थे और आप इसमें भोग रहे हो. This is a analysis of karma in caste society, and therefore God doesn't love you. Now here is a God, if not exactly God, but the Guru who said that I love everyone. And with Buddhism, with youth, why it connects Isn't that more? a misinterpretation that God doesn't love you because you are So that's born into a particular this is not my interpretation. This is what the Manusmriti says. if you go through the Manusmriti, but then this is there not. But there are n temples. numbered- No. But there are you see, there are temples. There are cases, atrocity cases every day. Of course there is. No, I'm you not come saying with no. me. Huh. You come with me No, in my no, I state. totally get and you that. tell them that you are a Dalit, and you see if that Pandit allows you to enter into that temple. I can take you in many temples in Maharashtra. Forget about other states. So-called my Maharashtra progressive state. I can take you many temple. Did your parents convert to Buddhism or did you convert to Buddhism? No, my Nana, my father, my so it happened in 1956. Ah. So my Nana converted. My Dada, so he passed away when my father was very small. Huh. So anyway, it means So the आप- entire community converted. So So you grew up as a Buddhist. yeah, Right. Yeah. Now, when you grow up as a Buddhist हाँ जी. and you are a Dalit, do you celebrate festivals? Do you Hindu festivals? Do you do practices which are connected with Hinduism, or does Neo Buddhism tell you not to? No, we generally now when like for instance in my family particularly around me, we don't practice any Hindu festival. So and we celebrate our Buddhist, for instance, from our birth to death there are Buddhist ceremonies. So if you know in Maharashtra Padna, हाँ. सो इन पाड़ना महिलाएं जो है गाना गाती है, तो वो हम बाबा साहब और बुद्धा के गाने गाते हैं. So in death also there is Buddha Vandana which happens, right? So that has completely, at least in among new Buddhists in Maharashtra, I can tell you, they don't, many of them, if there is also compulsion. For instance, I am living in a society which is mostly upper caste Hindu society. I don't want to get alienated. Then I also celebrate. तो practices. हाँ. हाँ. But वो internally, societal practices है, not family practices. Family में आप नहीं करते हैं. what? In the sense no. कि जब We, आप- even हाँ. हमारे marriage में we call a Buddhist monk everything. And that's how marriage ऐसे होता है. आप अगर अभी वो मूवी में भी दिखाया था, हाँ. तो उस वो दैट इज़ अ कॉमन. हाँ. वो तो और उसमें आपने ये कहा कि क्या वो एंटी हिंदू है, दैट्स व्हाट यू वांट. बट आई एम सीइंग मोर देन एंटी हिंदू, दे आर देयर टू, बिकॉज देयर इज दिस वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ that you are two equal human being. For instance, if I ask my mother, so most of Dalit women, they go to Buddha Vihara in evening, and they do Buddha Vandana and all of that. My mother says my nani was never allowed to go to temple in the evening. My nana was a mill worker, and there were only two Dalit families in that colonies. So my nani was never allowed to go to the near temple and sit like the other non-Dalit हाँ. women would sit and do the pratna. But my mother says, this is what, and she did not give me the analysis, but she was telling me, I asked her, कि शी इज़ वेरी एक्टिव इन हाँ. बुद्ध विहारा कमेटी, कि क्यों करती है. हाँ. अभी तो उम्र हो रही है तो घर में बैठ आराम से, ऑल ऑफ दैट. कि नहीं, अच्छा लगता है, इट्स अ गुड थिंग, हाँ. तो Acceptance. तो और बगल में ही कॉलोनी हमारे यहाँ, हाँ. जो जहाँ पे मिडिल कास्ट और अपर कास्ट लोग रहते हैं. हाँ. सो यू सी नाउ दिस दलित वीमेन जो किसी के घर में काम कर रही है, कहीं लाइक फॉर इंस्टेंस माय मदर वाज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, दे गॉट दिस स्पेस व्हिच वाज नेवर गिवन टू देम. And respectability. Respectable, there is their own space. They don't have to ask anyone for that respectable place, for that space also. राहुल, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ. And that's what the Please Buddhism- don't misunderstand. Yeah. But I want to ask you. It's a sensitive question about attire. हाँ. Huh? Because I asked this when I was speaking to Dilip Mandal also when we were talking, and there's a lot that goes about attire. Now you tell me the connection जो भीमराव जी when he used to wear two-piece suit, Two pieces, right? उसके बाद the whole concept of attire. जैसे दिलीप जी says that cleanliness, स्वच्छता जो है, it is such a big thing कि आप क्लीन नहीं रखते अपने बाथरूम, तो एक इंसान का काम हो जाता है कि वो जो लेवरटरी है वो सारा दिन लेवरटरी, पब्लिक लेवरटरी में वो साफ करेगा. ये उसका काम हो जाता है क्योंकि आप साफ नहीं रख सकते. But he must be mentioning about the upper caste lacking a civic sense.
but not but keeping. connecting that the person whose job it is to clean the sewage also, जो sewage में जाता है, public sewages में जाते हैं, underground जाते Yes, हैं, अभी तक yeah. it is lower caste people who are Yeah, doing it, yeah, right? yeah. I don't want to, when I say upper caste, lower caste, I don't want anybody to misunderstand yes. what I No, mean. no, it's fine. But it is the truth. yeah. So ये attire, No, see, it cleanliness, is. these are important aspects. No, in Ambedkarite movement per se, this attire thing, because there is this very famous debate between, or if you come to Maharashtra, there are Ambedkarite songs that, Ambedkar wearing tie coat and Gandhi is in half naked body and all of that. So, but somehow I am a little critical about this popular Dalit discourse. Okay. Because I believe somehow it has become more identitarian now, and this is too much having pressure performing, Dalits. Now, if for instance, if I am Dalit, I have to wear coat, tie, pant, then only I will look assertive Dalit. It's too much to prove myself. I'm like, Dalit is also a human being. I want to also wear very thin clothes in summer. I also want to wear, the good clothes so that my body get covered in winter. मुझे ठंड ना लगे. I want to also chill. What is it Dalit food? I also want to eat what is best. जो आप खा रहे, जो आपको बेस्ट लगता है दुनिया में आज के तारीख में, मुझे भी वो खाना है. There is nothing called Dalit food. Because these are. But there are now books which have come out. See, that is what I am very critical about it. जिसको भूल चुके हैं लोग. No, और जैसे ही a Dalit family becomes social. मेरी मम्मी हमको दाल महंगी थी इसलिए बीफ खिला देती, तो बीफ दलित फूड बन गया. I don't think this is true. Okay. Because It's just another viewpoint I'm telling you. no, कि that एक is है. again, that is how this popular discourse or mostly becomes popular because of culture. हाँ. And I have a problem with celebrating this kind of culture. Dalit food, Dalit achar, Dalit clothes is nonsense. What is best, Dalit should do that. Okay. As you said, and there should be no pressure also. हाँ. फॉर इंस्टेंस आपको लगता है कि सोने के पहले आपने बहुत हल्के कपड़े पहनने चाहिए, तो दलित ने भी पहनने चाहिए. उसने सोते वक्त भी टाई कोट. मैं कह रहा हूँ कि दिस इज अ टाइम वेयर और एंड देयरफॉर आई बिलीव ओके दैट वाज अ टाइम व्हेन बाबा साहब ने धोती भी पहनी, आपको पता है. हाँ. धोती कुर्ता भी पहनते थे. कांशीराम साहब शर्ट पैंट पहन के भी, चप्पल पहन के भी मूवमेंट किए. हाँ. तो व्हाई दिस टू. सो आई एम सेइंग कि No, it's important, Rahul. आई एग्री विथ यू दैट कि मैं तो कह रहा हूँ कि वो राइट होना चाहिए कि उनको अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा करना. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो गरीबी में है, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, वो तो करते ही बेचारे. मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास, हमको याद है, अगर 2 कपड़ा है, हम उसको धो के अच्छे से प्रेस करके जो भी करना है, स्कूल कॉलेज जाना है, वो करेंगे. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर क्या होता है कि पूरा दलित विमर्श इसी पे रुक के आज हो जाता है, दलित ऑटोबायोग्राफी पे, हाँ. कि मैं कितना गरीब हूँ इस पे. फिर दूसरा आ जाता है दलित फूड जैसे क्वेश्चन पे. फिर तीसरा आ जाता है कि हमें मूछ रखनी है. मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देन इंटायर डिस्कोर्स बिकम्स अबाउट सिंपली द स्मॉल सेलिब्रेशन, ब्लाइंड सेलिब्रेशन ऑफ आइडेंटिटी. आई एम सीइंग बट दलित क्वेश्चन इज द बिगर क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि वो रिसोर्सलेस है. अगर मैं जिस हालात में पैदा हुआ, कल मेरे बच्चे जो है, अगर मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा अभी, तो दे माइट गो टू सम गुड प्लेसेस, राइट. उनको बताने की ज़रूरत नहीं होगी मुझे कि तुम अच्छा पहनो डेलिबरेटली. मतलब फॉर इंस्टेंस अभी जो IAS ऑफिसर के, दलित के IAS ऑफिसर का बच्चे हो कि डॉक्टर के बच्चे हो, they are equally celebrating a life what other middle class or upper middle class person do. I have seen that. I would like to have the understanding or the books around like this. When the upper caste person tell daughter or their son about caste, they start telling that how we have benefited from the caste system. That why I am here is not just because of my so-called merit, but how the entire system has also helped me, my family, and the generation to be here, and therefore the privileges that you are having, not knowing the caste, is also because of this, that we have a privilege. But at least conversation तो शुरू होता है ना. मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ. मैं देखिए, अभी इसके पहले बोला कि मैं उस इंटेंशन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ. मेरा जो कहना है, मेरा जो पर्सपेक्टिव वो ये है. कहाँ था आप जब स्कूल में थे? क्या कोई दलित लिटरेचर वाज देयर इन योर स्कूल? यस, अन्ना भाऊ साठे की स्टोरीज होती थी. अन्ना भाऊ साठे वाज अ दलित बिग पर्सन सिंगर जो मातंग समाज से आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट दलित कम्युनिटी इन महाराष्ट्र. ऐसे ऐसे चैप्टर्स थे. शमशानातली सोनं है ना, किसी फार्मर की कहानी जो कैसे उसकी नो सॉरी एक दलित की कहानी जो शमशान में काम करता है. तो थी स्टोरीज. तो और मोर देन स्कूल से ज़्यादा तो आपको जो हमारा महाराष्ट्र में एक अम्बेडकराइट लिटरेचर का आप जिसे कहोगे, फॉर इंस्टेंस माय फेवरेट इज़ नामदेव ढसाल. जब मैं ग्रेजुएशन में कर रहा था तो बाबूराव बागुल, ऑल ऑफ दिस पीपल वे नोन पीपल. जब हम ग्रेजुएशन में आए, राइट, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किताबें
और कहीं नहीं अवेलेबल, ना इनकी ट्रांसलेशंस अवेलेबल अभी है. अभी हो रही है, अभी हो रही है. It's 76 years. Yeah, I know. It's taking long time. But again, what I'm trying to say. Why? You are a PhD. Why didn't you? Obviously, I'll do that. I mean, like अभी तब आपने क्यों नहीं किया? मैंने क्यों नहीं किया? मैंने तो मैं तो बहुत ही यानी क्या. I'm sorry, I'm asking No, you no, a no. very Obviously, personal question. we should do that. But No. I'm asking you because you're I'm in the very bad in education. translation. मैं आपको अपने बारे again I don't want to tell this, but see I come from a नागपुर का, नॉर्थ नागपुर का स्लम, जहाँ पे ना मेरी हिंदी अच्छी है, ना मेरी मराठी अच्छी है, ना आपकी मेरी तो इंग्लिश अच्छी है. मैं I can tell you 3 languages जो बहुत अच्छी है. क्योंकि मैं क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी में आया तो मेरे बदलाव हुआ. अगर मैं पहली बार जब बॉम्बे में गया तो मुझे किसी जो सातारा का मराठी लड़का है वो कह रहा है तू बिहारी है क्या. तो क्योंकि उसको भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ कैसे, तो मैं कह रहा हूँ ना मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है. तो यस, बट इंग्लिश एट द एंड बिकम अ वेरी, आई लव इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ मोर ईजियर एटलीस्ट वाइल रीडिंग टू अंडरस्टैंड. सो एंड यू आर राइट, हमको ट्रांसलेट करना चाहिए जो लोग कर रहे हैं. मुझे हो सकता है मैं स्टूडेंट लीडर भी था, अपना एकेडमिक्स भी करता था, तो मुझे उतना वक्त नहीं मिला. तो लेकिन बिल्कुल वो करना चाहिए. बट अगेन आई विल the emphasize on reason the I'm same saying this aspect. is कि ताकि अगर publishers ये podcast देख रहे हैं, हाँ. they should also Yeah, come yes. forward. कि जब तक हम we don't talk about lived experiences like what you are talking about, जब तक ये नहीं आते, किताबें नहीं निकलेंगी, जब तक फिल्में नहीं बनेंगी, But जब तक मैम बन रही है ना कल्चर में नहीं आता. नाउ आई एम सेइंग कास्ट इज सच हैज बिकम अ परफेक्ट गिल्ट politically correct commodity that most of the so called liberal OTT content वाला डायरेक्टर want caste to be presented in their movies. जेंडर तो हुआ अभी तक, अब जेंडर के बाद न्यू कमोडिटी, बिकॉज in this time, in this political correct time, you want the new spectacle realities. Now caste has that spectacle which can be seen, which can be awarded. अगर आज आप एक अच्छी कास्ट पे मूवी बनाए थे दिल्ली के ऊपर, यू माइट गेट अवार्ड समवेयर इन यूएस और यूके. दैट इज हाउ द इंटायर पॉलिटिकल करेक्टनेस इज वर्किंग, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. मैं उसको भी बहुत क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ. वॉट माई पर्सपेक्टिव इज दिस, जिस जगह से मैं आता हूँ मुझे अभी भी ये लगता है दैट द कास्ट वर्क्स मोर एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन योर कंट्री. एंड देयरफॉर अनलेस एंड अनटिल, एज यू सेड कि अपर कास्ट ने जाति को कैसे समझना चाहिए, जो आप समझा रहे आपकी गलती नहीं है. इट इज़ ऑल्सो द मिस्टेक समवेयर, दलित थिंकर, दलित इंटेलेक्चुअल्स ऑल्सो, दैट दे वॉन्ट upper caste to understand caste through their personal stories, which somewhere was fine. But now the time has अभी टाइम आया है जहाँ पे आप ये बताओ कि how upper caste have benefited from the caste system and they should understand caste system from there. Okay. Right? My point is this. And Fine. then only what you said कि caste कैसे खत्म होगा, caste ऐसे खत्म होगा. When you understand a system through their origin, क्योंकि system को आप पीड़ित से नहीं समझ सकते हो. If you want to understand how race colonization happened in US, you cannot simply understand through the black stories, but you also have to understand that how white have benefited and how generational wealth they created by that operation. Okay, to the end, I Yeah. just want to ask you 2 questions. One, caste Yeah. census होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और कब होना चाहिए? Is the time right now to do the caste census? एक वो. दूसरा, for our external audiences also, explain to me why it was necessary to change the word from untouchable to Harijan, from Harijan to Bahujan and Dalit. What are the terms and why are these important? Yeah. So your first question is about caste census. Caste census. So as we know कि at the level of policy, in every modern democratic state, in the policy literature, if you know, they give importance to fact. Then only you can design the policy. There is this concept of target population in the social policies. So if you do not know the fact about your own people, for instance, if you are making a policy or budget for your own people, you do not know कि कितनी जातियाँ है, so then the policy will always have a flaws, right? तो एक तो पॉलिसी पर्पस से बहुत ज़रूरी है. दूसरा मुझे ये लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कि कास्ट, we are very vocal about caste when it comes to politics. Therefore, in political state, for political parties and the political cadre, for them caste becomes very important. The only problem we have to bring caste in a constitutional state. Constitutional state का मतलब है जहाँ पे आप कास्ट को गिनोगे और कास्ट के अराउंड उसकी पॉलिसीज बनाओगे ताकि आपको पता है किसके पास क्या है.
और उसका मतलब ये नहीं कि आप किससे छीन के किसी को दे रहे हो, उसका मतलब है कि आप सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे हो। क्योंकि अगर सोसाइटी में बैलेंस नहीं है और डिसकंटेंट ज़्यादा बढ़ेगा तो किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए वो डेंजर हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, नो गवर्नमेंट वांट कि उनके खिलाफ रास्ते पे कल प्रोटेस्ट हो, हाँ, नो गवर्नमेंट वांट दैट। और मैं भी कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, बट कब नहीं होगा, जब डिसकंटेंट नहीं होगा, जब समाज में डिसकंटेंट से क्रांति से इंस्टेबिलिटी। आई बिलीव इन डेमोक्रेटिक स्टेट। Okay. मुझे लगता है कि निगोशिएशन से ही सरकार चलनी चाहिए, लेकिन सरकार ने वो निगोशिएशन को मानना चाहिए और उसके लिए नंबर बहुत जरूरी है ना, अदरवाइज थिंग्स विल गो हेवाय, राइट। एंड आई डोंट वांट एंड नंबर पता करने के लिए सेंसस जरूरी है, क्योंकि जब आप देख, और सेंसस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब बार बार इस देश का अपर कास्ट ये कहता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, एंड दे हैव क्रिएटेड मीथ अराउंड रिजर्वेशन। इफ़ यू जस्ट हैव अ फॉर इंस्टेंस सेंसस, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसके पास क्या है ना, वो सबसे बड़ा ये है कि, और पॉपुलेशन किसकी कितनी है। लेकिन मैं मुझे पता है कि ना कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस भला ही कैंपेन में गई, लेकिन कांग्रेस की स्टेट जो कर्नाटका में है, उनका जो डेप्यूटी सीएम है वो नहीं मान रहे हैं। इवन 2011 का जो सेंस जो था, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, उन्होंने उसको सेंसस के एक्ट के तहत नहीं किया, इसीलिए उसका जो डेटा ये लोग कहते वैलिड नहीं है। अगर आप उसके वेबसाइट पे जाएंगे तो सी हाउ द कॉन्स्पिरेसी वर्क। और मुझे अभी भी, अगर कांग्रेस की मैं बात करूँ तो मुझे अभी भी लगता है कि अगर कांग्रेस सरकार में आ जाती इस बार, तो इस बार कांग्रेस में कन्फ्लिक्ट होता, क्योंकि जो कांग्रेस ने प्रॉमिस किए थे वो कांग्रेस के विदिन अपर कास्ट नहीं होने देते, और उसमें कन्फ्लिक्ट होता, ये मुझे लगता है ऐसे। क्योंकि अभी भी कांग्रेस में एक अपर कास्ट लॉबी है जो इस चीज़ को नहीं चाहती है, और जो कि आपको दिख रहा है कर्नाटक के मामले में, आप देखोगे तो वो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो इसीलिए कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ का पॉलिटिकल स्टेट भलाई जाति की बात करता है, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का पार्ट नहीं बनने दे रहा है। क्योंकि अगर वो सेंसस बन जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का पार्ट बन जाएगा, फिर आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, फिर ए पार्टी हो, बी पार्टी हो, सी पार्टी हो, सबको वो मानना पड़ेगा, सबको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेर आई सेड दैट वी नीड मोर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट एंड लेस पॉलिटिकल स्टेट। ओके, एंड नाउ द टर्मिनोलॉजी बहुजन दलित। हाँ, सो सी, if I am a student of sociology, and I believe that the every marginalized community, they want some category जो उनके अनुभव और खास करके उनके असर्शन को दिखाए, ना कि उनकी एक कमजोरी को दिखाए। सो व्हेन गांधी गेव दिस कैटेगरी ऑफ हरिजन, आई एम नॉट सेइंग हिज इंटेंशन वाज प्योरली बैड, but that category again come from that guilt ridden upper caste mind, right? Seva, and Baba Sahib criticized that, that ki agar and there is no idea of right. For instance, when you say Harijan, it has to do with the some god and the relationship with the people. तो जैसे बहुत बार पॉपुलर आर्गुमेंट में हम लोग कहते हैं कि अगर हम भगवान की औलाद है तो आप क्या शैतान की औलाद है। हाँ, वो दुर्जन एंड हरिजन वाले तो वो डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वी एज अ मॉडर्न इंडियन स्टेट, आई नीड टू हैव अ कैटेगरी विच डिफाइंस माई एग्जिस्टेंस राइटफुली, नॉट डिवाइन थ्रू डिविनिटी। यू आर ह्यूमन बीइंग, आई एम ह्यूमन बीइंग। आपका रिलीजन कुछ भी हो सकता है, मेरा कुछ भगवान के साथ कुछ भी अलग कनेक्शन हो सकता है। करेक्ट। देयरफॉर दिस कैटेगरी लाइक दलित, इट केम फ्रॉम अ मूवमेंट, and the movement which was very assertive. Although the word was used by Baba Sahib also some, if not frequently, but sometime, and also by other scholars and the leaders. But Dalit word became more popular with Dalit Panther movement, and the Dalit Panther Association is also tells us that we too can become militant if it is required, right? We are not this polite survivor. कि हम लोग हरिजन नहीं है कि आप हमको मारोगे, आप हमको बोलोगे कि हम गटर में मर गए तो ये तो भगवान का काम है, तुम भगवान का काम करते करते मर गए। नो, वी आर अ दलित हु आर कमिंग फ्रॉम द सीवर एंड टेलिंग यू दैट यू बेटर नीड टू स्टॉप इट, अदरवाइज आई विल drag you here also. So Dalit is that powerful word, which Dalit Panther represent. So therefore it became the popular word also among many marginalized Dalit community, if not among all the scheduled caste, but at least among those scheduled caste community who are at forefront to fight against the caste system. As far as Bahujan is concerned, I believe. But yours is not. Your you're president of the All India Independent Scheduled Caste Association. Yeah. आपने दलित नहीं इस्तेमाल किया, आपने yeah, because there are many scheduled caste communities who may not right now associate with the word Dalit.
इसलिए। because they may not as assertive as like in UP, you know, there are some communities who are scheduled caste, but they might not want to associate with Dalit movement or इसलिए तो something. आपका अम्ब्रेला बड़ा है। हाँ। हाँ, नाउ टेल मी अबाउट द बहुजन हाँ, एंड तो बहुजन word, if you read, for instance, I studied Pali in my you know, in 12th 11th 12th standard. So there is this word always come, Bahujan Hita hai, Bahujan Sukha hai. So the origin of Bahujan comes from Buddhism. That, you know, that the majority of because of marginalized always हमेशा मेजोरिटी में रहे दुनिया में, तो बुद्धा का भी ये था कि बहुजन हिता है, बहुजन सुखा है। तो बहुजन दैट टाइम वॉज नॉट नेसेसरली वो पॉलिटिकल सेंस में था, बट ये था कि सभी जनों का, क्योंकि बुद्धा के टाइम पे भी कुछ ही लोग थे जो सुखी थे, तो बुद्धा का तो ज़्यादा दुखी है, तो सभी का जन कल्याण हो, सभी सुखी रहे। इन दैट बहुजन, But now when this term gained currency, specifically when Kanshiram Saab and Khapade Saab and all other BAMSEP leader, they form BAMSEP in 90s, in 1970 around. And then this word gained this popularity and got this political term ki Bahujan means the oppressed majority who are lower caste, Mulnivasi. And then there is the opposite camp, the ruling minority who are upper caste, right? So 85-15 वाला जो फार्मूला है, विच बिकेम पॉपुलर, जो कांशीराम साहब का इमेज भी है पेन का, कि पेन का ऊपरी हिस्सा जो टोकन जो DS4 वाला, DS4 वाला, कि ऊपर वाला जो है वो अपर कास्ट और नीचे का बहुजन है। सो आई बिलीव विच इज़ अ वेरी गुड इन एनी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक country where someone is basically conscientizing the majority of office that you too have a power to become ruling community in this country. You are not simply the vote bank. You are not simply Dalit vote bank. You are not simply Muslim vote bank. You are not simply Adivasi vote bank. in Bahujan you have Muslims also. Yeah. You might have Pasmanda Muslims. Yes. You might have the Dalit Sikhs. Yes. It's You a have overall Dalit Christians. Yes. Everybody comes in. Yes. तो politically भी ये होगा that when now Mayawati ji says that अगले election में हम मुसलमान को भी टिकट देंगे, when she talks that comes under the Bahujan umbrella. Yes, but largely, but it's not about just BSP or now about Behenji, but as you asked me about this particular terminology. हाँ. So as a student of sociology or political sociology, if I want to answer your question, जी. so I believe that this very term Bahujan जी. has, you know, provided a new consciousness to the lower caste communities, where the shift of the political consciousness happen, where for longer time हमको बोला गया कि हम केवल वोट बैंक है। ये बहुजन टर्म ने हमको बोला गया कि you are not oppressed minority, but you are oppressed majority. Therefore you are Bahujan. You are SC, ST, OBC minority. You are a Bahujan. You are oppressed majority, and there is something called ruling upper caste minority who are there. So you too can become a politically powerful, and I believe it has that importance. अभी जो 18th लोकसभा हुआ है, हाँ. do you have any hopes कि दलित समाज के लिए they will do something, because it has been a shocking result for the ruling party and more muscle for people from oppressed societies who have got elected because for whatever reason it happened. तो आप समझते हैं कि ये 18th लोकसभा में it is a better representation of the Dalit population? Would you say that? I think yes. Like if like compared to previous you know, government where opposition was not that strong, and now I also see there are very vocal voices from Dalit and OBC background also. At least I believe, you know, I don't, because we cannot have much hope from opposition, but have much hope from the ruling party and government. क्योंकि they form the policies. Now, as we know, as I told you, if you even see the data, see, as I said, हमारा दलित कम्युनिटी का बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज है. जैसे इश्यूज क्या है कि यू नो, फॉर इंस्टेंस रिजर्वेशन, तो हमारा बैकलॉग बहुत ज़्यादा है. और अभी प्राइवेट आपने उसको ज़्यादा कन्वर्ट किया. अगर आप 2019 में जब से सरकार आई, आप देखते हैं कि देयर इज रैपिड प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एंड इन प्राइवेटाइजेशन देयर इज नो रिजर्वेशन. तो हमारे यहाँ जो मैंडेटेड रिजर्वेशन है वो भी खत्म हो रहा है. सो दिस इज वी आर होपिंग दैट दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, अभी क्योंकि अपोजिशन भी स्ट्रांग है, एंड नाउ दे ऑल्सो हैव रियलाइज दैट द दलित्स, इफ यू आर नॉट विद देम, if you are simply having their token representatives,
and simply, going around with this Hindu-Muslim binary. Dalit and other lower castes are not going to be in Vote that for you. trap for longer time. हाँ. Because their needs, and their condition is very, there's an objective reality, right? If majority of Dalits are living in poverty, if they are facing discrimination, then they want something concrete for them. And therefore, I believe that if this government push for a reservation in private sector, I believe then there will be huge changes. Means if politically, if I have to speak, I am हाँ. not a कम्युनिटी के लिए भी फायदेमंद हो Yes. सकता है, और आप समझते हैं कि पॉलिटिकली जो पार्टी ये उठाती उनको है फायदा मुद्दा, होगा। उनको भी फायदा फायदा हो, होगा। क्योंकि वो बहुत बड़ा डिसीजन है कि जो एक मेरे ख्याल से कम्युनिटी याद रखेगी। हाँ. एंड दलित कम्युनिटी इज सच कम्युनिटी जो मुझे लगता है कि दे डोंट फॉरगेट कि फॉर इंस्टेंस फुले इज नाउ इज फ्रॉम माली कम्युनिटी, आज का वो भी। बट इफ यू गो इन महाराष्ट्र यू विल फाइंड फुले का पिक्चर जो है वो दलितों के घर में ज़्यादा आपको मिलेगा। सावित्रीबाई फुले, ओबीसी और बाकी उनके खुद होता के है। जाति के लोगों में That's नहीं true. मिलेगा। Yeah. उसका रीज़न ये है क्योंकि हमको पता है, हमको हमारी घर वाले भले पढ़े लिखे नहीं हैं, बट जब हम पैदा हुए तो फुले और सावित्रीबाई फुले का पिक्चर हमारे घर में देखे। झोपड़ा है लोगों के घर में, बराबर छत भी नहीं है, लेकिन सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब, शाहू महाराज जो आज के तरीके मराठा किंग, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, तो ये उस जनरेशन से लेके हमने टिका के रखा। उनकी खुद की कम्युनिटी जो हो सकता है कि किसी बाबा का, तांत्रिक बाबा का फोटो लगा है, लेकिन हमारे घर में नहीं मिलेगा आपको। सो दिस इज हाउ वी रिमेंबर, एंड आई वांट दिस गवर्नमेंट शुड बी रिमेंबर्ड लाइक दिस। इफ दे डू दिस थिंग, इफ दे इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, इफ दे फुलफिल बैकलॉग ऑफ SC ST OBC, तो मुझे लगता है कि we will remember them forever. Right. Rahulji, there's one question which is always asked when people talk about reservation is Yeah. that meritocracy को धक्का पहुंचेगा इससे। आपका क्या view है इसमें? This question, as we know, but before answering directly to this question, we also need to understand that this very logic of merit is also part of upper caste anxiety. And it began with when the government or Indian state implemented reservation. And reservation is a constitutional reservation. It's not something एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है दूसरी नहीं चाहती, ऐसा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो पास हुआ वाला एक ये है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप ये कहते हो कि जिनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो उनके पास मेरिट नहीं है ना, इसका कोई फैक्चुअल डेटा अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। आप क्या ये कह सकते हो? खाली ये बातों में कहा जाता है कि रिजर्वेशन से आए हुए डॉक्टर सही नहीं होते हैं, बट टेल मी वन केस स्टडी और लाइक गिव मी द डेटा ऑफ इट। तो डेटा के हिसाब से तो ये बिल्कुल प्रूव नहीं होता। rather the counter argument can be given that the education is mostly handled by government, education is handled by upper caste, your economy is handled by upper caste, your most of the institution and the condition is really bad. Okay, so मेरिट का लॉजिक वहाँ पे आ सकता है कि आपको सब कुछ देने के बावजूद भी यू आर हैविंग मोनोपोली, बट still you are not able to improve the condition. Now again I don't want to even go into that argument. लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी में, फॉर इंस्टेंस लेट्स से अबाउट विमेन रिजर्वेशन, अगर आप ये कहते हो कि विमेन अपने उनमें जब मेरिट होगा तब वो पार्लियामेंट के अंदर आएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बिकॉज विमेन आर नॉट देयर इन द पार्लियामेंट और दे आर नॉट देयर मोस्टली इन द बिगर पोजिशन इन द योर इकोनॉमी बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू इट, एंड द स्ट्रक्चरल बैरियर्स आर नॉट इनविजिबल, देर आर पीपल हु आर structural barrier. There is a structure of patriarchy which is a structural barrier for them, which does not allow them. There are people who actually do not allow them to go for the higher position. Similarly with the caste system, as I said, if caste would have been simply about कि भाई कास्ट का केवल इतना ये होता कि आप मिडिल क्लास है, आपके पास सब रिसोर्सेस है, मैं एक पोजीशन पे इंटरव्यू लेने बैठा हूँ और मैं आपको वैसे जज कर रहा है, ऐसे नहीं होता है जाति में। तो रिजर्वेशन का मतलब यही है कि ये इतनी सीटें हैं, ये आपको फुलफिल करनी है। वो इसीलिए भी है कि क्यों रिजर्वेशन का मतलब ये है कि जो व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए आएगा, पॉसिबिलिटी कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा और उसको बाहर रखा जाएगा। और डेटा यही कहता है कि मेजोरिटी ऑफ दलित्स, फॉर इंस्टेंस इफ यू इवन चेक द यूपीएससी का इंटरव्यू नंबर, दलित स्टूडेंट्स, आदिवासी ओबीसी दलित स्टूडेंट्स, दे डू गुड इन द रिटन एग्जाम बट दे गेट लेस मार्क इन द इंटरव्यू. Similarly, when I was in JNU, I checked the same thing, that the majority of Dalit, those who get into the university और जिनको नहीं भी मिलता है एडमिशन, they do good in the written exam, क्योंकि वहाँ पे तो आप हमारा हाथ नहीं पकड़ सकते.
लेकिन इंटरव्यू में हमको कम मार्क्स मिलते हैं, 0 से लेके 3, 5 के ऊपर नहीं देते। तो ये हर जगह होता है। सो इट इज़ नॉट अबाउट मेरिट, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण स्टूडेंट हाँ और अदर स्टूडेंट फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, अगर वो लोअर मिडिल क्लास से हो या पुअर फैमिली से भी हाँ। हो, वो 89% 90% लेके आता है, और दलित स्टूडेंट 40% लेके आता है। रिजर्वेशन के कोटा में वो 40% वाला स्टूडेंट, उसको बीए की डिग्री के लिए एडमिशन मिल जाएगी सेंट स्टीफेंस में, हिंदू में, जेएनयू में, लेकिन उसे जो 89% लेके आया उसको तो नहीं मिलना ना। नहीं, लेकिन ये भी बहुत, अगेन दिस इज अ मिथ दैट द अपर कास्ट क्रिएटेड एंड आउट ऑफ एंग्जाइटी। नाउ फॉर इंस्टेंस देयर इज अ रिजर्वेशन राइट फॉर दलित, लेट्स से कि 16% है, या दलित आदिवासी ओबीसी मिला के कितना होता है 49% समथिंग, उसके जो कि पूरा इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं होता, ना गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होता है, ना आपके नौकरी में होता है। बचा हुआ कितना प्रतिशत है? 50% से ज़्यादा। और देश में अपर कास्ट पॉपुलेशन कितना है? 15% से भी कम। तो 15% के जो लोग हैं कम्युनिटी के, वो 50% से ज़्यादा जगह उनके लिए खाली है, और 85% पॉपुलेशन है उसके लिए 49% रिजर्व है। और आप ये भी देखिएगा, इवन जब ये रूल था कि जनरल शेड्यूल कास्ट या आदिवासी ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट अगर अच्छा करता है तो उसको जनरल कैटेगरी में नंबर मिलना, उसको एडमिशन मिलना चाहिए, होता नहीं है। जनरली इंस्टीट्यूशन ये मेक श्योर करता है कि वो रिजर्वेशन के अंदर ही उसको रखा जाए, इसलिए इंटरव्यू में कम मार्क्स भी दिया जाता है। तो ये हर जगह होता है, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव जेएनयू में भी होता है। तो मुझे ये बताइए आप कि ये तो बड़ा अजीब सिस्टम है। हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि तादाद ज़्यादा हो तो फिर उनको लगता है इम्बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से वो जस्टिस है ना। और ये हर जगह होता है, इवन ये आप इसीलिए इंटरव्यू में कम, ये नियम है कि अगर जनरल शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का स्टूडेंट जो है, अगर वो पार कर रहा है कि पर्टिकुलर इसको रेखा को, तो उसको जनरल कैटेगरी में डाला जाए, ताकि एक सीट और खाली हो और ज़्यादा कमजोर तबके के शेड्यूल कास्ट, जो कि अच्छा लॉजिक है। तो जो आपने मेरिट का सवाल पूछा कि नंबर का, तो मैं आप तो उसका अपर कास्ट का स्टूडेंट का जो कंपटीशन है वो अपर कास्ट के साथ ही है, वो किसी दलित के साथ नहीं उसका, क्योंकि उसको तो कोटा के बाहर बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उसको जो 16% 17% दिया गया, उसके आगे उसको उसके अंदर भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो अपर कास्ट का कंपटीशन अपर कास्ट के साथ ही है, वो हमारे साथ नहीं है। अभी आप ये कहना अगर चाह रहे हो कि भाई अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको, और ये भी लॉजिक 40% वाला, ये तो डेटा नहीं कहता है। अभी अगर आप यूपीएससी के आंकड़े देखोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप जेएनयू के एंट्रेंस के नंबर देखो, आईआईटी के एंट्रेंस, तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। एससी एसटी ओबीसी जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप डेटा चेक कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये तो अपर कास्ट का मीथ है जो हमेशा बिना डेटा से बोलता है, क्योंकि उसके मन में आया मैंने कुत्ता काट खाया, जो कहावत है। अपर कास्ट का ज़्यादातर रिजर्वेशन के प्रति ऐसा ही है कि जितना भी एंटी रिजर्वेशन जो पूरा प्रोपोगंडा है, जो यूथ फॉर इक्वलिटी का जो है, दे अपोज्ड ओबीसी रिजर्वेशन, वेर अभी वो लोग कहाँ गए थे जब जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू किया गया? Did you see a single protest? So upper caste are not against the reservation, they are against the reservation for SC ST OBC. बिकॉज जब जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस लाया गया, मैंने एक भी प्रोटेस्ट नहीं देखा, मैंने किसी को कोई आग जलाते हुए नहीं देखा, किसी डॉक्टर को मैंने नहीं देखा कि एम्स के बाहर आके रास्ता रोक दिया, किसी को नहीं देखा। और अभी आज के तारीख में हमारे पास डेटा नहीं है, बट जितना मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, दलित आदिवासी जो लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, वो कहते हैं कि अगर आज के तारीख में अगर कोई एक रिजर्वेशन सही से इंप्लीमेंट हो रहा है वो ईडब्ल्यूएस है, जो केवल और केवल ब्राह्मण और बाकी अपर कास्ट को फ़ायदा दे रहा है। और बहुत कम जो आप कहते हो कि उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है इनकम के हिसाब से, उसको नहीं। तो ईडब्ल्यूएस नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूँ शुडंट इट बी मोर वाइड स्प्रेड ईडब्ल्यूएस? नो ईडब्ल्यूएस नो, आप तो कह रहे थे ना कि रिजर्वेशन तो मेरिट के बेस पे नहीं, आई एम नॉट सेइंग इट, आई एम जस्ट सेइंग मैं आपको नहीं अपर कास्ट को कह रहा हूँ। तो फिर तो ईडब्ल्यूएस अगर रिजर्वेशन दे रहा है तो आपको लग रहा है मेरिट के बेस पे दे रहा है, तो आपका वहाँ पे मेरिट का लॉजिक कहा जाता है। अगेन आई एम सेइंग कि इन एनी स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी द लॉजिक ऑफ मेरिट इज नॉट अ लॉजिक, is basically defense mechanism, right? Similarly, the right wing whites in US also, they opposed the positive discrimination for racially minority communities, and this is because in any stratified you don't have any mechanism to uplift them. This is because if there is structural barriers, आपको structural barriers हटाना पड़ेगा। और स्ट्रक्चरल बैरियर्स किसी के मैं आज अच्छा बन गया, तो वो स्ट्रक्चरल बैरियर हटाने के लिए रिजर्वेशन इज द ओनली वे?
अगर दूसरा वे नहीं है तो फिर आप एक उसका दूसरा वे ये है कि आप, रेवोल्यूशन, क्रांति, हाँ, आप क्या चाहते हो फिर? ओवरथ्रो। हाँ, ओवरथ्रो, कि वो अपना पूरा अगर मैं समझता हूँ कि इस देश का, जैसे कांशीराम साहब कहते थे कि अगर इस देश का बहुजन सत्ता में आ जाएगा तो उसको ये सोशल जस्टिस और ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो सत्ता में है, वो तो ये करेगा। अच्छा, एक बात मैंने आपसे पूछा नहीं था कि जब आप जेएनयू में थे तब कन्हैया कुमार भी थे, तो सत्ता में वो कोशिश तो की उन्होंने 2 इलेक्शन, आपने नहीं की? बाहर इलेक्शन में हाँ, नहीं, मैंने तो नहीं की। पॉलिटिकल पार्टी नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि उनसे बात होती है आपकी? नहीं, कन्हैया से मेरी कोई बात नहीं होती। पहले होती थी जब व्हेन ही वाज इन जेएनयू, ही वाज माय आई गेस 2 इयर्स सीनियर्स मे बी। जब मैं 2000 मैं जेएनयू में 2015 में आया, 16 में मैंने इलेक्शन लड़ा और कन्हैया 2015 में मेरे ख्याल से इलेक्शन लड़के तो वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चले गए, लेकिन आप नहीं जाना चाहते? बिकॉज देर आर मोर एवेन्यूज फॉर अपर कास्ट एनीवे इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. I will get more value in any political party when there will be atrocity on Dalit and I am leading that atrocity justly. Then they will recognize me, they will recruit me. On that note, thank you so Yeah, much thank राहुल you, जी, आप thank you आए very much. एंड आपने काफ़ी सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं मेरे मन में और आई एम श्योर व्यूअर्स के मन में, उसे दूर किया एंड यू गेव मी अ पर्सपेक्टिव व्हिच आई होप हैज़ इम्प्रूव्ड माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दलित इश्यूज. थैंक यू सो मच. Thank you very much. Thank you, very thank much. you. Thank you. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.